आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पे पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक, सबसे जरूरी चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग जो बातें भी पढ़ेंगे, चाहे वो बेसिक सा एटॉमिक नंबर फाइंड करना हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो, वो सब कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग में, ब्लॉक केमिस्ट्री को समझने में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम के चैप्टर में काम आने वाला है। तो जब भी तुम 18 कदम चल गए, इसका मतलब तुम एक पीरियड चल गए। एक पीरियड में 18 कदम ही तो है। तो अगर तुम 18 कदम आगे चल गए, इसका मतलब तुम अगले पीरियड में आ गए। एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज्यादा, मतलब जिनके भी एटॉमिक नंबर 3 डिजिट में है, उनके लिए हम IUPAC गाइडलाइन से नेमिंग कर सकते हैं IUPAC। और बच्चों को दिक्कत आती है, सर ये नाम कैसे याद रखें, ये एलिमेंट तो हम ज्यादा सुनते नहीं, ज्यादा पढ़ते नहीं, तो याद नहीं होता है। तो उसके लिए कोड है माई नेम इज लॉरेंस RD, I am स्टेट बैंक ऑफ हरियाणा MD, I रन कॉपर नेशनल FM लिव। किसी भी एलिमेंट के अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करता है और टॉप टू डाउन आने पे डिक्रीज। यहां से यहां शेल बढ़ रही है तो वो साइज बढ़ाना चाह रहा है, कॉन्ट्रैक्शन साइज घटाना चाह रहा है। दो अपोजिट फैक्टर काम करे तो ऑब्वियसली उतना तो नहीं बढ़ पाएगा जितना बढ़ना चाहिए। अब अगली प्रॉपर्टी समझेंगे, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी। ये सारी पांचों बातें, 1 2 3 4 5, ये सब आपस में जुड़ी है। मतलब मैं एक बात से दूसरी बात भी कह सकता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी। सोचने से कहां मिलेंगे तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलेंगे तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है दोस्त मंजिल को पाने के लिए। क्या हाल है प्यारे बच्चों, मैं कमल शर्मा स्वागत करता हूं आपका NCERT सारांश के एक और धमाकेदार लेक्चर में। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पे पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक, सबसे जरूरी चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये चैप्टर जितना छोटा है, गिन के इसमें 5 टॉपिक हैं, लेकिन ये उतना ही ज्यादा जरूरी है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बाकी चैप्टर में काम आता है। इसमें तुम जो भी सीखोगे ना, तुमने पढ़ा भी होगा ये चैप्टर, तो क्या करते हैं कि हमने सीख लिया उसको यूज नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत यही आती है कि हम एप्लीकेशन पार्ट पे वीक रह जाते हैं, और जब तक हम पढ़ी हुई चीजों को आगे वाले चैप्टर में अप्लाई नहीं करेंगे, पढ़ने का फायदा क्या होगा, चीजें आसान कैसे बनेंगी। तो यहां पे बच्चों हम लोग जो बातें भी पढ़ेंगे, चाहे वो बेसिक सा एटॉमिक नंबर फाइंड करना हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो, वो सब कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग में, ब्लॉक केमिस्ट्री को समझने में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम के चैप्टर में काम आने वाला है। दूसरी बात, इनऑर्गेनिक लॉजिकल होती है, इसमें उतनी ही चीजें याद करनी जितनी तुम्हें साइंस के किसी भी और सब्जेक्ट में, लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, फिजिकल, ऑर्गेनिक या बायोलॉजी में, बॉटनी, जूलॉजी में याद करना होता है। तो याद करने वाला पोर्शन है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम बेसिक बातों में बात करें तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले का डेवलपमेंट है, वो मान के चल रहा हूं कि वो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अच्छे से आता है ना। मेंडलीव टेबल क्या थी, एटॉमिक मास पे कैसे कैसे डोबर्नियर ने, लोथरमेयर ने, इन लोगों ने काम किया था। तो ये होती है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बेसिकली जिसमें हम एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप और अलग अलग रोज में क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसमें टोटल हमारे पास बेसिक बातों पे आ जाते हैं फटाफट। 7 पीरियड्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोलते हैं, और 18 वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं जो 4 ब्लॉक में डिवाइडेड हैं। 18 वर्टिकल ग्रुप हैं जो 4 ब्लॉक में डिवाइडेड हैं। कौन कौन से ब्लॉक हैं वो? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, राइट। एंड ये ब्लॉक का डिसीजन कैसे होता है कि इलेक्ट्रॉन लास्ट के सबशेल में जा रहा है। जैसे हाइड्रोजन को हम भले यहां पे दिखाएं, बीच में दिखाएं, लेकिन हाइड्रोजन का ब्लॉक S होगा, ग्रुप नॉन डिफाइंड होता है। हीलियम का भी आखिरी इलेक्ट्रॉन S सबशेल में जा रहा है, तो हीलियम का ब्लॉक भी S होगा। इन बीच वालों को ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट को मोटा मोटा बोले तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट उन सबको ट्रांजिशन बोलते हैं। प्रिसाइजली बोले तो ग्रुप नंबर 12 इज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं। 13 से 18 होता है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट, राइट। 1 और 2 हमारा होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, और ये जो नीचे दो अलग से हैं लैंथेनॉइड्स, लैंथेनम के बाद वाले,
एक्टिनॉइड, एक्टिनम के बाद वाले, इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट और रेयर ट्रांजिशन एलिमेंट। बाकी जो इनके बारे में डिटेल बातें, जैसे इनको अल्कलाइन मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, ये जब हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। अभी हम पीरियोडिक टेबल का बहुत ज्यादा ऑपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अभी बेसिक सी बातों पर आओ। इतना पता रखो कि जो लैंथेनाइड, एक्टिनॉइड है, सारे के सारे यहीं पे, यानी इन सबको ग्रुप नंबर 3 में ही काउंट किया जाता है। तो सबसे बड़ा ग्रुप पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 3 है, जिसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं। पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट, 2, 3 में 8 एलिमेंट, 4, 5 में 18 और 6, 7 में टोटल 32 एलिमेंट। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट है। अब अगर बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैसे आया, कि मोजले ने एक इक्वेशन दी। कौन सी इक्वेशन? द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड करती हुई दिखी Z पे, यानी कि एटॉमिक नंबर पे। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे अगर पढ़ा हो तो ये एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ये एटम के एनर्जी लेवल पे डिपेंड करती है, जो उनके ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप होता है। तो अगर एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करी, तो उसी बात से मोजले ने ये प्रूफ किया कि किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की जितनी भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, वो उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। अगर हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया या एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो वो अरेंजमेंट ज्यादा सक्सेसफुल होगा और उस अरेंजमेंट से एलिमेंट्स को समझना, पढ़ना और याद रखना आसान हो जाएगा। इसीलिए यहां पे एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटम्स को अरेंज किया गया, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग एट 118। नाउ कुछ बेसिक बातें बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। लाइक वी हैव अ मैजिक नंबर, yes, that is correct, this number is very very magical, so we have a magic number जो basically किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ एटम्स हैं, लाइक 2, लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड 8, 8, लॉन्ग पीरियड 18, 18 एंड वेरी लॉन्ग पीरियड 32, 32। सो अगर मुझे एस ब्लॉक में एस के बाद कौन सी सबशेल आती है? पी सबशेल। तो एस के बाद पी ब्लॉक, पी के बाद आती है डी सबशेल और डी के बाद एफ आती है। अब क्योंकि एफ वहीं पे है तो डी को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एफ आने से पहले, डी को जब भी पढ़ेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करके, एफ ब्लॉक आने से पहले और एफ ब्लॉक आने के बाद का डी ब्लॉक। तो यहां पे हम एस ब्लॉक के लिए पहला वाला नंबर हटा दो तो बचा क्या? 8, 8, 18, 18, 32, 32। पी ब्लॉक के लिए एक और नंबर हटा दो तो क्या बचा? 8। तो हर अगले ग्रुप पे जाते समय, हर अगले ब्लॉक पे जाते समय आगे से एक नंबर को काटते जाते हैं। डी ब्लॉक के लिए अगला हटा दो तो ग्रुप 3 के लिए क्या बचा? 18, 18, 32, 32। और एफ ब्लॉक के लिए एक और नंबर हटा दो तो क्या बचा? 18, 32, 32। तो ये हो गया बच्चा लोग हमारे पास मैजिक नंबर। किस चीज के लिए? इसकी मदद से हम निकालेंगे एटॉमिक नंबर, इसकी मदद से निकालेंगे एटॉमिक नंबर। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज मेरे पास कार्बन फैमिली है, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, कहीं शिवजी सुनो पार्वती। तो ये कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब ये कौन से ब्लॉक की फैमिली है? पी ब्लॉक के लिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन के एटॉमिक नंबर में ऐड करेंगे 8, तो ये नंबर्स ऐड करते जाएंगे, हमें एटॉमिक नंबर मिलता जाएगा। 6 + 8 14। अब देखो, जब इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं बच्चा क्या है ना, कहानी की तरह सुनता है और फिर क्लास खत्म, मोबाइल बंद, भूल गया। तुम्हें हर काम में इन्वॉल्व होना है। जैसे मैं कह रहा हूं नंबर ऐड करो तो मुझसे आगे आगे बढ़ के ऐड करो। 14 में 18 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 32। ये हो गया जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर। 32 में दोबारा से 18 ऐड करेंगे कितना मिलेगा? 50। ये हो गया टिन का एटॉमिक नंबर। 50 में दोबारा से 32 ऐड करेंगे कितना मिलेगा? 82। ये हो गया लेड का एटॉमिक नंबर। 82 में दोबारा से 32 ऐड करेंगे कितना मिलेगा? 114। ये हो गया उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो लेड के नीचे आता है। तो हम मैजिक नंबर की मदद से, जैसे तुम्हें ग्रुप 3 के लिए चाहिए तो ये नंबर ऐड करते जाओ, ग्रुप 4 से 12 के बीच में चाहिए तो ये नंबर ऐड करते जाओ,
तो मैजिक नंबर की मदद से हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें याद नहीं रखना पड़ेगा। अगेन एक एग्जांपल, ग्रुप नंबर 8 में आयरन आता है, फेरस। तो अगर आयरन की बात करें, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 में 18 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 44 में 32 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 76। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में आगे हमें सिर्फ ऊपर वाली लाइन के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद हैं, इसीलिए 1 से 30 तक के याद करवाए जाते हैं, इसमें ऊपर वाली लाइन कवर हो जाती है। तो अगर ऊपर वाली लाइन के एटॉमिक नंबर याद है तो उनके नीचे वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तो ये फायदा हो जाता है। किसी एलिमेंट की पोजीशन कैसे निकालते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसके लिए पहले समझो कि किसी एलिमेंट का ब्लॉक कैसे डिसाइड होता है। ब्लॉक डिसाइड होता है हमारे पास जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है कॉन्फ़िगरेशन करते समय वो किस सबशेल में जा रहा है, किस सबशेल में जा रहा है। ध्यान रखना, क्योंकि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है पीरियोडिक टेबल, तो क्वांटम नंबर का भर भर के यूज है यहां पे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर, उनको समझने के लिए ही तो क्वांटम नंबर थे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी से सारी पीरियोडिक टेबल बनाई गई। अगर किसी का आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक है। तो सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7 है। देखो जो ये आगे वाले नंबर लिखे हैं 1 2 2 3 3 4 3, ये दिखाते हैं शेल। इनमें जो भी हाईएस्ट नंबर है वो है हमारी आउटर मोस्ट शेल। कौन सी शेल है? सबसे बाहर की शेल, एटम की बाउंड्री, सबसे बाहर की शेल। तो सबसे बाहर की शेल या शेल जितनी भी होती हैं उसी अकॉर्डिंग एटम की पीरियड बनते हैं। जैसे हम अगली शेल में फिलिंग स्टार्ट करते हैं हम अगले पीरियड में आ जाते हैं। तो जो भी आउटर मोस्ट शेल है वो उस एटम का पीरियड नंबर देता है। तो पीरियड कितना हो गया? 4। इसके बाद आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी सबशेल में। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है वो देता है ब्लॉक। ब्लॉक हो गया डी। अब ब्लॉक के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि डी ब्लॉक हमेशा 2 के बाद शुरू होगा। तो डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उनमें हमें ग्रुप में 2 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डी 2 के बाद शुरू होता है। पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन जितने भी आएंगे उसमें 12 ऐड करना पड़ेगा, P1 P2 P3 P4 P5 P6। तो 12 हर बार ऐड करना पड़ेगा क्योंकि पी ब्लॉक 12 के बाद शुरू होता है। एस ब्लॉक में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं और एफ ब्लॉक हमेशा ग्रुप नंबर 3 में। तो अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में है तो उसका ग्रुप निकालने का तरीका यह है कि उसमें तुम हमेशा 2 ऐड करोगे। इसके बाद देख लो आखिरी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 2 + 7 यानी इसका ग्रुप नंबर हो गया 9। ग्रुप नंबर हो गया 9। तो ये हो गया सिस्टमैटिक तरीका किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक निकालने का कि उसका पीरियड आता है हाईएस्ट n वैल्यू से, उसमें कितनी नंबर ऑफ शेल है। जिस पीरियड का एलिमेंट है उसमें उतनी ही नंबर ऑफ शेल होंगी। उसका ब्लॉक आता है कि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में एंटर करता है। और ग्रुप निकालने के लिए अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग रूल है। एस ब्लॉक के लिए कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। पी ब्लॉक के लिए 12 ऐड किया क्योंकि पी ब्लॉक 12 के बाद शुरू होता है। डी ब्लॉक के लिए 2 ऐड किया क्योंकि डी ब्लॉक 2 के बाद शुरू होता है। और एफ ब्लॉक के लिए डायरेक्टली थर्ड ग्रुप। ये हो गया सिस्टमैटिक तरीका। ये क्या हो गया? सिस्टमैटिक तरीका। नॉन सिस्टमैटिक तरीका क्या वो समझो, कमाल का तरीका। तुम ये याद रख लो लैंथेनॉइड 57 से शुरू होते हैं, 58 से लेके 71 तक टोटल लैंथनम और 14 50 एलिमेंट्स हैं जो पीरियड नंबर 6 ग्रुप नंबर 18 में है। एक्टिनॉइड्स एक्टिनियम के बाद थोरियम से शुरू होते हैं और टोटल 114 एलिमेंट यानी ये टोटल 15 हो गया एक्टिनियम को मिला के, ये सब के सब पीरियड 7 ग्रुप नंबर 3 में है। दोनों के दोनों ग्रुप नंबर 3 में। तो इनके रेफरेंस से हम निकालते हैं। एक तरीका होता है नोबल गैस का रेफरेंस, वो भी अच्छा है। ये रेफरेंस ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें हमें प्लस माइनस आसानी से हो जाता है। इनके बीच क्या है तब तो पोजीशन सीधे बता दो। इनके बीच क्या है तो पोजीशन सीधे बता दो। अगर देखो मान लो तुम्हारे पास एटम है सपोज 114, तो देखो ये 103 से कितना आगे है?
ये 103 से कितना आगे है? तो 103 से ये 11 स्टेप आगे है, यानी मुझे ग्रुप में 11 कदम चलना पड़ेगा, ग्रुप में 11 कदम चलना पड़ेगा। तो पीरियड 7 ग्रुप नंबर 3 जो 103 की पोजीशन थी उसमें कितना ऐड कर दूंगा? 11। तो मुझे सीधे सीधे मिल गया, इसका पीरियड हो गया 7, ग्रुप नंबर हो गया 14। तो किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन किए बिना भी इस रेफरेंस से हम उसका पोजीशन निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल सोचो, सपोज मेरे पास है 87, ठीक है। 87 दो तरह से सोचा जा सकता है, 89 से 2 कदम पीछे या 71 से आगे, दोनों तरह से देख लो। मैं तुम्हें 71 से आगे वाला समझाता हूं पहले। 87 माइनस 71 कितने कदम आगे है? 16 स्टेप आगे। तो 71 जिसके लिए देखो उससे 71 कौन से पीरियड का? पीरियड नंबर 6 ग्रुप नंबर 3। हमेशा उसी की पोजीशन लो जिसको तुम माइनस प्लस कर रहे हो। तो इसमें कितना ऐड कर देंगे? ग्रुप में 16, पीरियड 6 ग्रुप नंबर 19। अब ग्रुप 19 क्या बवाल है? ग्रुप 19 तो होता भी नहीं है, ये क्या बवाल है? तो जब भी तुम 18 कदम चल गए इसका मतलब तुम एक पीरियड चल गए। एक पीरियड में 18 कदम ही तो है। तो अगर तुम 18 कदम आगे चल गए इसका मतलब तुम अगले पीरियड में आ गए। तो ग्रुप में 18 कदम पीरियड के एक कदम के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर तुम ग्रुप नंबर में 18 ऐड करते हो, पीरियड नंबर में से एक माइनस कर सकते हो, इसके बदले वो उसके बदले ये, या ग्रुप में से अगर 18 माइनस कर सकते हो तो पीरियड में एक ऐड कर सकते हो। तो अगर कभी भी ग्रुप तुम्हारा 18 से ज्यादा हो गया तो उस सिनेरियो में क्या करना है? ग्रुप नंबर में से 18 को माइनस करो और उसी टाइम में पीरियड नंबर में एक जोड़ दो। तो इसकी पोजीशन आ गई पीरियड 7 ग्रुप नंबर 1। पीरियड 7 ग्रुप नंबर 1, दिस इज द पोजीशन ऑफ 87। एक और एग्जांपल मैं तुम्हें पीछे जाके सिखाता हूं। मान लो मेरे पास है 77, कौन सा है? 77। इसको भी तुम 71 से आगे या 89 से पीछे। अब मैं इसे 89 से पीछे ले लेता हूं। आगे जाना सीख लिया, पीछे जाना। 89 माइनस 77 कितने का डिफरेंस आया? 89 माइनस 77 ये कितना आ गया? 3 9 12, 12 का डिफरेंस आ गया। पीछे जा रहे हैं, अब हम पीछे जा रहे हैं। देखो 89 से पीछे जाना है तो 89 होता है पीरियड 7 ग्रुप नंबर 3। इसमें 12 कदम पीछे चले गए। पीरियड 7 ग्रुप नंबर 3 माइनस 12 माइनस 9। माइनस 9 भी बवाल है, ग्रुप नंबर माइनस तो होता नहीं है। तो अब क्या करेंगे? ग्रुप में 18 ऐड कर सकते हैं पीरियड से एक माइनस करके। तो अगर ग्रुप नंबर नेगेटिव में जा रहा है तो उसमें ऐड कर दो और उसी के इक्विवेलेंट पीरियड में माइनस कर दो। अगर ग्रुप नंबर 18 से ज्यादा जा रहा है तो उसमें माइनस कर दो, उसी के इक्विवेलेंट पीरियड में ऐड कर दो। तो ये बन गया पीरियड 6 ग्रुप नंबर 9। तो ये एलिमेंट हो गया पीरियड 6 ग्रुप नंबर 9। तो तुम आगे जाके भी ये सोच के कि इन दोनों से कितना आगे है, आगे सोचोगे तो ग्रुप में ऐड करके समझोगे, और ये सोच के कि इन दोनों से कितना पीछे है, इस रेफरेंस से किसी भी एटॉमिक नंबर का डायरेक्ट पोजीशन निकाल सकते हो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मेहनत की। पीरियोडिक टेबल का मकसद ही है तुम्हारी चीजों को आसान बना सके, तुम्हारे पढ़ने को, तुम्हारे समझने को आसान बनाया जा सके। तो इस तरह से हम किसी भी एटम की पोजीशन निकाल सकते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को रेफरेंस लेके। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को रेफरेंस लेके ये एक छोटी सी बात है, और नीट में क्या होता है, छोटी बात ही घातक हमला कर देती है, छोटी बात बड़ा धमाका कर देती है, क्योंकि बच्चा ध्यान देता नहीं है, एग्जामिनर को पता है, उसी पर सवाल पूछ लेते हैं। तो जितने भी एटम के एटॉमिक नंबर 100 या उससे ज्यादा है उनके लिए हम करते हैं IUPAC नेमिंग। कैसे करते हैं? 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंटा, पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। तो सपोज अगर मेरा एटॉमिक नंबर 143 है, जिन एलिमेंट को डिस्कवर नहीं किया उनका भी हम नाम कर सकते हैं।
तो एटॉमिक नंबर 1 के लिए आएगा अन, 4 के लिए आएगा क्वाड, 3 के लिए आएगा ट्राई, और एंड में लगाएंगे ईएम। एंड में क्या लगाएंगे? सबके एंड में ईएम। बट अगर पहले से एक और आई लगा हुआ है तो डबल वॉवल नहीं लगाते हैं, तो हम सिर्फ अम लगा देंगे। तो इसका नाम हो गया अनक्वाड्रियम। अनक्वाड्रियम। सिंबल चाहिए, आसानी से अभी निकाल के देते हैं। हर लेटर का, हर नंबर का पहला लेटर, अन का पहला लेटर यू, क्यू, टी। तो ये जब भी कोई एलिमेंट 143 डिस्कवर होगा आगे फ्यूचर में, उसके लिए उसका सिंबल, जब तक उसका नाम फाइनलाइज ना हो जाए, यू क्यू टी, और उसका नाम यू क्यू टी, और उसका नाम अनक्वाड्रियम। यू ऑल आर क्यूटी, राइट? तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज्यादा, मतलब जिनके भी एटॉमिक नंबर 3 डिजिट्स में है, उनके लिए हम IUPAC गाइडलाइन से नेमिंग कर सकते हैं। IUPAC नेमिंग अगर चाहो तो निमोनिक, आई होप कि तुम सबने पढ़े होंगे, फिर भी एक बार बता देता हूं। इसके अलावा तुम हिंदी के निमोनिक, इंग्लिश के निमोनिक सब याद कर सकते हो। तो एस और पी ब्लॉक के निमोनिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उनको याद कर लो। एस और पी ब्लॉक याद रहेगा तो चीजें आसानी से हो जाएंगी केमिकल बॉन्डिंग में। हाईली नाइव किड्स रब कैट्स फॉर हाइड्रोजन, लिथियम नाइव यानी सोडियम किड्स, सीजियम एंड फ्रेंशियम। हलीना की रब से फरियाद। इसका एक और होता है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इसका बैगन, आलू, गाजर, इन थैला या बैगेट। इसका भी बताया था, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। टिन यानी कि एसएन। न्यू प्लेस असाइन नाइट्रोजन, नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या सब बीमार। ऑल स्टाइल से टेपो, ऑल स्टाइल से टेपो। तो एक यहां पे लिखा हुआ है, एक मैं साथ साथ बताते भी चल रहा हूं। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। हीना, नीना और करीना के 0 रन। हीना, नीना और करीना के 0 रन। तो ये हो गए हमारे पास एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट जिनको हमें याद रखना है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, नाम याद रखने में सबसे इंपॉर्टेंट काम, एटॉमिक नंबर 101 से 118 के कॉमन नेम। 101 से 118 के कॉमन नेम, क्योंकि नीट कई बार ये चीज डायरेक्टली पूछ चुका है और बच्चों को दिक्कत आती है, सर ये नाम कैसे याद रखें, ये एलिमेंट तो हम ज्यादा सुनते नहीं है, ज्यादा पढ़ते नहीं, तो याद नहीं होता है। तो उसके लिए कोड है माई नेम इज लॉरेंस RD, आई एम स्टेट बैंक ऑफ हरियाना MD, आई रन कॉपर नेशनल FM लिव 2। ये हमें याद रखना है। देखो माई यानी कि मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम, नेम नोबेलियम, लॉरेंस लॉरेंशियम, RD रदरफोर्डियम और डबनियम। ये हो गई पहली लाइन, माई नेम इज लॉरेंस RD। ये हो गई हमारी पहली लाइन। देन आई एम स्टेट सिबोजियम, स्टेट यानी सिबोजियम, बैंक बोरियम, हरियाणा हसियम, MD मेटनीरियम एंड डर्मेस्टेडियम, डर्मेस्टेडियम। ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। आई रन रॉन्जेनियम, रॉन्जेनियम कहते हैं इसको, कॉपर कॉपरनीशियम, नेशनल निहोमियम, फाइनेंस फ्लोरियम, मॉस्कोवियम, लिव 2 यानी लिवरमोनियम, टेनिसन और ऑग्नेसन। तो ये हो गई हमारी आखिरी लाइन, आयरन कॉपर नेशनल FM लिव 2, FM लिव 2। तो ये 118 तक जो एलिमेंट है, 101 से 118, इनके कॉमन नेम डायरेक्टली पूछा। IUPAC नेम तो हमने लिखे हुए यहाँ पे, IUPAC नेम के लिए तो तरीका है लिखने का, कॉमन नेम हमें याद रखना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे कॉमन नेम याद होना। इसके लिए 3 स्टेटमेंट की ट्रिक है। 1-2 बार अगर तुम इसको खुद से लिखोगे तभी याद होगा, सिर्फ देख के जाओगे भूल जाओगे। एटलीस्ट अगर ये पूरा लेटर भी याद होगा तो वहां ऑप्शन देख के नाम ढूंढ लोगे, अच्छा ये वाला यहां था, ये वाला यहां था, थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। थोड़ा बहुत अगर स्टेटमेंट याद है तो नाम उसके पहले दूसरे लेटर से समझ में आ जाएगा कि कौन सा नाम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अब आता है बच्चों अगली काम की बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए समझो, जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो
तो हमेशा इस ऑर्डर में भरा जाता है कि किसी भी पीरियड में सबसे पहले NS भरते हैं, सबसे एंड में NP भरते हैं, NP से पहले N-1D और उससे पहले N-2F और ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। इसी की मदद से हम किसी पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं और इसी की मदद से हम किसी पीरियड में बाकी चीजें भी निकालते हैं। तो देखो कैसे करना है। मान लो S ब्लॉक है, तो S ब्लॉक का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? NS में। तो नोबल गैस के बाद NS1 या NS2 मिलेगा। P ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन सा? P ब्लॉक। तो P ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? P में। तो नोबल गैस के बाद NS2 मिल जाएगा। ये बीच में होंगे तो मिलेंगे, नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे, और बाद में मिलेगा NP में 1 से लेके 6 तक। तो जिस भी ब्लॉक का एलिमेंट है आखिरी इलेक्ट्रॉन उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। अगर D ब्लॉक है तो D ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया NS2 N-1। D ब्लॉक का आखिरी इलेक्ट्रॉन N-1D में जाएगा, NP खाली रहेगा, NP खाली रहेगा। कहीं कहीं एक्सेप्शन आ जाने की वजह से NS में भी हमें कभी कभी 0 कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। और अगर F ब्लॉक का एलिमेंट है तो इसमें NS में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उसके बाद N-2F में 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन। अगेन कहीं कहीं पे एक्सेप्शन आने की वजह से आगे वाले N-1D में भी कभी कभी 1 मिल जाता है। तो जो भी मैंने व्हाइट पेन से लिखे वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आबाहु वाले नहीं है। फिर से बता दूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था सबसे ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है F ब्लॉक में गैडोलिनियम का। F ब्लॉक में गैडोलिनियम का, क्योंकि ये हाफ फिल्ड होने की वजह से F में 7 D में 1 इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। तो ध्यान रखना कि अगर कोई एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो उसमें कैसे पहचानोगे वो कौन से ब्लॉक का है। ये इन ब्लॉक के जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर किसी में F में इलेक्ट्रॉन है और D में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो F ब्लॉक का एलिमेंट है। F में इलेक्ट्रॉन नहीं है, D में इलेक्ट्रॉन है, तब वो D ब्लॉक का एलिमेंट है। P में इलेक्ट्रॉन पार्शियली गया तो P का है, S में इलेक्ट्रॉन पार्शियली गया तो S का है। तो अगर हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया है और ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है तो वहां भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किस ब्लॉक के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किस ब्लॉक के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसा कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं अगेन, आर्सेनिक, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। तो आर्सेनिक हमारे पास 4th पीरियड ग्रुप नंबर 15 में है, 4th पीरियड ग्रुप नंबर 15 में। तो आर्सेनिक के कॉन्फ़िगरेशन में 3rd पीरियड की नोबल गैस यानी आर्गन आएगी। आर्गन के बाद 4th पीरियड है तो N की वैल्यू हो गई 4, 4S, 4 - 2 2F, 4 - 1 3D एंड 4P। NS, NP, N-1D, N-2F ये पॉसिबल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो F की स्टार्टिंग 4 से होती है, उसको हटा दिया। अब क्योंकि ये P ब्लॉक का है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाएगा आर्गन, आखिरी इलेक्ट्रॉन P में जाएगा तो ये S भी पूरा भर दिया और जो D मिल रहा था वो भी पूरा भर दिया। आर्गन 4s2 3d10। P ब्लॉक में हमने कितना ऐड किया था? 12, तो ग्रुप में से 12 घटा दो, कितना बचा? 3। जो पोजीशन फाइंड करने के लिए ऐड किया था वही माइनस कर दो, यानी P ब्लॉक की तीसरी लाइन का है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया 4p3, कॉन्फ़िगरेशन आ गया 4p3। तो हम डायरेक्टली किसी भी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अगर मैं तुम्हें यहां पे लिख के दिखाऊं तो पूरे फर्स्ट ग्रुप का NS1, पूरे फर्स्ट ग्रुप का क्या होता है? NS1, S ब्लॉक की पहली लाइन। सेकेंड ग्रुप का NS2, ग्रुप नंबर 13 में S ब्लॉक खत्म हो गया तो NS2, P ब्लॉक की पहली लाइन NP1। 14 की बात करूं तो NS2 NP2, 15 में NP3, 16 में NP4, 17 में NP5, 18 में NS2 NP6। हीलियम इसको फॉलो नहीं करेगा, बाकी करेंगे क्योंकि हीलियम कौन से ब्लॉक का है? S ब्लॉक का। हीलियम P ब्लॉक में रखा गया है, नोबल गैस से सिमिलर है, लेकिन हीलियम P ब्लॉक का एलिमेंट नहीं माना जाता है, हीलियम P ब्लॉक का एलिमेंट नहीं माना जाता है। कि किसी पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, किसी पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसका एक और तरीका होता है, डायरेक्ट तरीका, n+1/2 होल स्क्वायर,
या फिर n+2 बाय 2 होल स्क्वायर। अब यहां पे n क्या है? n है तुम्हारा पीरियड नंबर। n क्या है? n है तुम्हारा पीरियड नंबर। ठीक है, जैसे n की वैल्यू मान लो 4 है, तो 4 क्या है? ऑड। ऑड के लिए n+2, 4+2 6/2, 6/2 6/2 कितना होगा? 3, 3 का स्क्वायर 9। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो 9 ऑर्बिटल्स होंगी, 9 ऑर्बिटल। सपोज n की वैल्यू 6 है, 6+2 8/2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो हमारे पास 16 ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये फॉर्मूला तुम्हें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देता है। अगर सपोज n की वैल्यू 5 है, सो 5+1 6/2 3, 3 का स्क्वायर 9। अगेन 5 में कितनी ऑर्बिटल होंगी? 9 ऑर्बिटल्स। 5 पीरियड को भरते समय 9 ऑर्बिटल्स। और अगर मैं ऑर्बिटल का डबल कर दूं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जैसे मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये बन जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये बन जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 9 का डबल, 4th पीरियड में मैक्सिमम 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं। 5th पीरियड में मैक्सिमम 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं। 6th पीरियड में मैक्सिमम 32 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो हम किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बहुत इजीली निकाल सकते हैं अगर हमें उस पीरियड के लिए ये तरीका पता है, या हमें उस पीरियड में किस सीक्वेंस में भरा जाता है वो पता है। ns n-1 d n p देन ऑनवर्ड्स। अगली बात ये भी आती है कि अगर यहां पे सोचा जाए तो मैंने तुम्हें बताया था क्वांटम नंबर में कि फोर्थ शेल में 4 स्क्वायर 16 ऑर्बिटल्स आ सकती है। अब मैं कह रहा हूं 4th पीरियड में 9 ऑर्बिटल। तो 4th पीरियड में ऐसा नहीं है कि 4 शेल का सब कुछ भरा जाएगा। हो सकता है 4th पीरियड में, किसी भी पीरियड में उस शेल का सिर्फ और सिर्फ s और p भरा जाता है, बाकी पिछले वाले शेल के होते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं 4th शेल में कितनी ऑर्बिटल है, तो आंसर 16 है। 4th शेल में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? 32 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। बट 4th पीरियड में कितने आ सकते हैं? 9 ऑर्बिटल्स में 18 एलिमेंट्स, 9 ऑर्बिटल्स में। तो ध्यान रखना, पीरियड नंबर से एलिमेंट्स निकालना या इलेक्ट्रॉन निकालना अलग चीज है, और जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था वो थोड़ा सा अलग है। तो ये बातें हुई बच्चों बेसिक ऑफ पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक टेबल में क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं। अब ध्यान से समझो, अब हम जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। कुल मिला के हमारे पास 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर साइज, देन एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाकी सब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन्हीं की कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है, कहीं ना कहीं इन पे सिमिलर यूज होता है। इन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में एक जनरल ट्रेंड दिखाते हैं, एक नॉर्मल ट्रेंड दिखाएंगे, लगातार बढ़ेंगे घटेंगे, या हो सकता है कांस्टेंट रहे, या इनकी मदद से हम कुछ और समझेंगे। तो इनको एक एक करके समझेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? याद करो, कई सौ साल पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में एक न्यूक्लियस हुआ करता था, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, राइट? न्यूक्लियस के बाहर शेल्स हैं, और उन शेल में हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अभी तक हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे, अब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है। सपोज एक और शेल है बाहर, इन शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर मैं देखूं तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे, सारे इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है? Ze का चार्ज। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है 1/4πε0 Ze/r² पे डिपेंड करेगा। तो कह सकता हूं कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा Z पे, राइट? डायरेक्टली डिपेंड करेगा Z पे। लेकिन अकेला इलेक्ट्रॉन होता तो बहुत बढ़िया था। अकेला इलेक्ट्रॉन, ये बाकी इलेक्ट्रॉन होते नहीं अंदर वाले, ये काम हो जाता। लेकिन जो ये बाकी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये इस बात से खुश नहीं होंगे, जलेंगे इससे। ये से जलेंगे कि न्यूक्लियस का प्यार इसको कैसे मिल रहा है, वो तो हमें चाहिए। एक अनार 100 बीमार, तो जो 100 में से 99 बीमार हैं, वो उसको पीटने की कोशिश करेंगे कि अकेला मिले, अब बताते हैं फिर इसको। एक बार आए किनारे तो इसको बताएंगे। तो ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, इनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि न्यूक्लियस इस पर अट्रैक्शन फोर्स क्यों लगा रहा है।
ये सब इसके खिलाफ करने लग जाएंगे साजिशें, इसको देने लग जाएंगे बाहर की तरफ धक्का। इस साजिश के चक्कर में पिसा ये इलेक्ट्रॉन कि इसे न्यूक्लियस का उतना प्यार नहीं मिल पाया जितना इसे चाहिए। इसे तो पता नहीं साजिश हो रही है, इसे तो यही लगेगा ना कि न्यूक्लियस इससे नाराज है, न्यूक्लियस को भड़का दिया इन्होंने। इलेक्ट्रॉन बाहर घूमने गया था, इन्होंने मिलकर न्यूक्लियस के कान भर दिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को तो यही लगेगा ना यार, न्यूक्लियस मुझसे नाराज है, न्यूक्लियस मुझे कम प्यार कर रहा है। तो न्यूक्लियस का प्यार इसे कम महसूस होगा, इसे दिख थोड़ी रहा है कुछ कि क्या हो रहा है अंदर, इसे तो बस इतना पता चल रहा है कि न्यूक्लियस कितना प्यार कर। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलके इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक दीवार बना रहे हैं, अंधविश्वास की दीवार या फिर धोखे की दीवार, ट्रस्ट ना करने की दीवार। तो एक ऐसी दीवार यहां बन रही है। तो इस दीवार को कहा गया शील्डिंग। इस दीवार को क्या कहा गया? शील्डिंग। कि अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस का इफेक्ट कम कर देते हैं। यानी कहा जा सकता है कि जो न्यूक्लियस का नेट अट्रैक्शन बाहर वाले को फील होगा, जो नेट अट्रैक्शन फील होगा वो Z पे डिपेंड ना करके थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। जितना कम होता है उसको कहा गया शील्डिंग कांस्टेंट। तो उसे लगेगा न्यूक्लियस में Z ही कम है, न्यूक्लियस का प्यार ही कम है, न्यूक्लियस के पास Z प्यार ना होके माइनस सिग्मा इतना ही प्यार है। और इसी टर्म को कहा गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहा गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। अगर ये इफेक्टिव कम है तो इलेक्ट्रॉन फिर उतना मतलब ही नहीं रखेगा, जब इसको प्यार ही नहीं इससे तो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। अगर ये इफेक्टिव ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। तो ये सारा जो खेल है ये Z का खेल नहीं है, ये इफेक्टिव Z का खेल है। इसीलिए हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले इस बात को समझते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो न्यूक्लियस का जो भी रिजल्टेंट, जो भी नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ शील्डिंग बाय अदर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा अच्छी साजिश करेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स उतना कम हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है, जो फैट है, वो Z माइनस सिग्मा यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता ही है फोर्स। सारे फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर देखा जाए, अगर हम एक पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट, किस डायरेक्शन में? लेफ्ट से राइट। और अगर हम एक ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू डाउन। तो बच्चों अगर पीरियड और ग्रुप की बात की जाए, अगर हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट देखते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शील्डिंग भी बढ़ेगी। अब शील्डिंग का कंट्रीब्यूशन क्योंकि प्रोटॉन जितना नहीं है तो ओवरऑल जो Z इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो भी बढ़ेगा। और इसके बढ़ने की वजह से एक गिवन पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बाकी सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कराता है, क्योंकि हर एक रिएक्शन में, हर एक चेंज में इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है। इलेक्ट्रॉन पे जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो उतनी मुश्किल से इन्वॉल्व होगा और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी एंड बाकी चीजें डिफाइन होंगी। वैसे अगर हम किसी ग्रुप में टॉप टू डाउन आते हैं तो ग्रुप में नीचे आने पे शेल्स बढ़ती, राइट? हम पीरियड वाइज जब जा रहे हैं तो एक ही शेल में बात करें, लेकिन अगले पीरियड में अगली शेल में बात करें। हर एक पीरियड एक नई शेल को दिखाता है। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। तो हमें ये दो ट्रेंड याद रखने, क्योंकि इन्हीं से हम बाकी सारी बातें समझेंगे कि किसी भी एलिमेंट के अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करता है और टॉप टू डाउन आने पे डिक्रीज करता है। यानी जितना हम आगे जाएंगे उतना ज्यादा अट्रैक्टेड होगा इलेक्ट्रॉन, और जितना हम नीचे जाएंगे उतना ज्यादा वीकली अट्रैक्टेड होगा इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी बोल सकते हो आगे जाने पे न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ ज्यादा फील होगी,
नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ कम फील होगी। तो अगर बच्चों बात की जाए सबसे पहली, Z फैक्टर तो पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझाने वाला है, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज अवर एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। साइज का सिंपल मतलब है कि वो डिस्टेंस, देखो एटम में वैसे तो साइज अगर हम बोले तो शेल्स होती हैं। हाइड्रोजन का साइज, तो हाइड्रोजन में कितनी शेल्स हैं? हाइड्रोजन एटम में कितनी शेल्स हैं? अगर तुम कहते हो एक शेल तो गलत आंसर है, क्योंकि अगर तुमने बोर का मॉडल देखा तो हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स दिखाई है। किसी भी एटम में इनफाइनाइट शेल्स होती हैं। हां, कोई ये पूछे हाइड्रोजन एटम में आखिरी भरी हुई शेल कौन सी है, तो तुम्हारा आंसर हो सकता है कि सर हाइड्रोजन एटम में आखिरी में n बराबर 1 भरी, उसके आगे सब खाली है। तो भरे से तो मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर आगे भी जाता है तो वापस आ जाता है। तो वो डिस्टेंस जिसके बाहर अगर इलेक्ट्रॉन चला गया, उसके ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाएगा। उस डिस्टेंस को कहा गया एटॉमिक साइज। उस डिस्टेंस को क्या कहा गया? एटॉमिक साइज। और हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 कब होता है? जब डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए। तो इस डेफिनेशन से अगर हम एटॉमिक रेडियस डिफाइन करते हैं तो हम रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू तो बता ही नहीं पाएंगे, रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, हम सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि एटम का जो साइज है वो 10 टू द पावर -10 मीटर के ऑर्डर का है, लेकिन किसी भी एटम का एग्जैक्ट साइज नहीं बताया जाता है। तो अलग अलग एटम को अलग अलग सिचुएशन में रेडियस कैलकुलेट करी जाती है। सबसे पहले आती है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस मींस जब कोवेलेंट बॉन्ड बना हो, और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से। तो अगर दो एटम ओवरलैप्ड हैं तो इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस अब चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि अट्रैक्शन आ चुका है। बहुत ज्यादा पास नहीं आ सकते, मैक्सिमम पास आ चुके, दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन वापस ले आएगा। तो इस डिस्टेंस को, जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को, इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। एंड दिस इज एक्टिंग लाइक अ डायामीटर। ये डायामीटर की तरह काम कर रहा है। तो इस डिस्टेंस के हाफ को डिफाइन किया कोवेलेंट रेडियस। ध्यान से अगर देखोगे तो ये दिखेगा कि कोवेलेंट रेडियस एटम के एक्चुअल साइज से थोड़ा सा कम बता पाती है। एक्चुअल साइज से देखो कोई नहीं बता पाएगा, सब या तो उससे कम बताएंगे या उससे ज्यादा बताएंगे। तो कोवेलेंट रेडियस एटम के एक्चुअल साइज से छोटी की इंफॉर्मेशन देती, कम इंफॉर्मेशन दे पाती है। सेकेंड टाइप की रेडियस आती है विच इज मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस मतलब मेटालिक बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड बनता है जब दो मेटल एटम काफी ज्यादा पास होते हैं, ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। अगेन जब बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, अब एटम पास या दूर नहीं जाएंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। तो जब एक बार बॉन्ड बन गया तो भी इनके बीच की लेंथ को कहा जाएगा मेटालिक बॉन्ड लेंथ, और उस डिस्टेंस के आधे को कहा जाएगा मेटालिक रेडियस। तो किसी भी सिचुएशन में जब बॉन्ड बनता है, नहीं बनता है, वो पूरी लेंथ कहलाती है बॉन्ड लेंथ, और हाफ को कहा जाता है रेडियस। So this is our metallic bond, right? Metallic, not bond, metallic radius. लेकिन अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड मेटल बनाते हैं, और भी कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो बॉन्ड बनाती ही नहीं, लाइक नोबल गैस। तो ये वाली रेडियस मेनली फॉर नोबल गैस। ऐसा नहीं कि बाकियों के लिए भी नहीं कर सकते, लेकिन ये वाली रेडियस मेनली यूज होती है नोबल गैसेस के लिए, क्योंकि ना वो मेटालिक बॉन्ड बनाएंगी ना वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो जब बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे तो हम उसकी रेडियस कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो एटम बॉन्ड नहीं बनाते हैं उनके बीच में सोचा जाता है कि काम कर रहा है वैंडर वॉल फोर्स। उस केस में भी उनके बीच में क्लोजेस्ट अप्रोच होती है, क्योंकि वैंडर वॉल फोर्स रिपल्शन के भी है, अट्रैक्शन के भी है। कोई ना कोई डिस्टेंस ऐसी होगी
कि अगर उससे ज्यादा पास आने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दूर भेज देगा। तो दैट इज अवर क्लोजेस्ट अप्रोच, कि उससे ज्यादा पास नहीं आ सकते। ये घूम रहे होंगे, बॉन्डेड नहीं है, ये आपस में अटैच नहीं है, इधर उधर घूम रहे होंगे, लेकिन फिर भी इनकी क्लोजेस्ट अप्रोच होगी। और उस क्लोजेस्ट अप्रोच के आधे को बोला गया, उस क्लोजेस्ट अप्रोच के आधे को कहा गया वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस। तो अगर देखा जाए तो हम तीन अलग अलग सिचुएशन में रेडियस डिफाइन कर रहे हैं। जब एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तब रेडियस को कोवेलेंट रेडियस, जब एटम मेटालिक बॉन्ड बना रहा है तब मेटालिक रेडियस, और अगर कोई ऐसा एटम है जो बॉन्ड नहीं बना रहा है या किसी भी एटम के नॉन बॉन्डेड स्टेट में जो रेडियस आ रही है दैट इज अवर वैन डर वाल्स रेडियस। और ये बात अगर दिख रही होगी कि कोवेलेंट एटम के एक्चुअल साइज से थोड़ा कम बता पा रहा था, और वैन डर वाल एटम के एक्चुअल साइज से देखो कितना ज्यादा बड़ा बताएगा। तो अगर हम सेम शेल में बात करें, अगर हम बात करें सेम शेल में, तो सेम शेल के अंदर किसी भी शेल के लिए वैन डर वाल रेडियस ज्यादा बड़ी आएगी एज कंपेयर टू मेटालिक रेडियस, जो ज्यादा बड़ी आएगी एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस, एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट एटम के अंदर का साइज छोटा बता रहा था, मेटालिक को देखो, मेटालिक थोड़ा सा बड़ा बना रहा है, और वैन डर वाल थोड़े से बहुत ज्यादा बड़ी रेडियस बता रहा है। तो वैन डर वाल रेडियस में एरर ज्यादा मानी जा सकती है। इसके बाद आती है आयोनिक रेडियस, क्योंकि तीसरे टाइप के बॉन्ड होते हैं आयोनिक बॉन्ड, कैटायन और एनायन। इसमें हमेशा कंपैरिजन होता है कि सपोज वी हैव न्यूट्रल एटम जिसका कुछ Z इफेक्टिव होगा विच इज Z माइनस सिग्मा, विच इज Z माइनस सिग्मा, राइट। अब ये जो न्यूट्रल एटम है ये या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अगर लॉस करेगा तो बनेगा कैटायन, राइट, पॉजिटिव चार्ज आएगा। गेन करेगा तो बनेगा एनायन, गेन करने पे इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, गेन करने पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है शील्डिंग। इलेक्ट्रॉन ही तो है वो जो साजिशें करते हैं, जो शील्ड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दीवार बना रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन की इंट्रीब्यूशन होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन शील्डिंग में। जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे शील्डिंग कम हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे शील्डिंग बढ़ जाएगी। यानी एनायंस में ज्यादा भीड़ भाड़ है, ज्यादा क्राउडिंग है, तो शील्डिंग अगर घटी Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो कैटायन बनने पे, पॉजिटिव चार्ज आने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, एटम पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा, और नेगेटिव चार्ज आने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो एटम को खींचना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को अंदर लाना चाहेगा। तो जैसे ही थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, तो कैटायन बनने में रेडियस डिक्रीज कर जाती है और एनायन बनने पे रेडियस बढ़ जाती है। तो पूरे के पूरे आयोनिक साइज के क्वेश्चन इसी बात पे होते हैं कि किसी भी एटम पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो साइज को उतना ज्यादा डिक्रीज कर देगा, साइज को उतना ज्यादा डिक्रीज कर देगा, छोटा कर देगा। और किसी भी एटम पे बच्चों जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो साइज को उतना ही ज्यादा बढ़ा देगा, साइज को उतना ही ज्यादा बढ़ा देगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो नीट में जब भी साइज पे जब जब क्वेश्चन आए, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज पे आए, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आयोनिक सीरीज के आए। क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का मतलब क्या है? ऐसी सीरीज जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, राइट। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का रूल ये है कि इनका साइज सीधे सीधे इनके चार्ज पे कंपेयर हो जाता है। सीधे सीधे इनके चार्ज पे कंपेयर हो जाता है। जैसे सपोज Na प्लस ऑक्साइड 2 माइनस
नाइट्राइड 3 माइनस, मैग्नीशियम 2 प्लस, F माइनस Al+3। ये सब के सब 10 इलेक्ट्रॉन के आइसो इलेक्ट्रॉन है। बस ध्यान रखना, अगर तुम साइज पे कंपेयर कर रहे हो तो उससे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। अगर चार्ज पे कंपेयर कर रहे हो, ये नहीं कि एक 10 इलेक्ट्रॉन का एक 18 इलेक्ट्रॉन का, उनमें कह दो कि अच्छा ये तो पॉजिटिव था, छोटा होगा। शेल भी तो कुछ मैटर करती है, शेल के भी तो कुछ इंपॉर्टेंस है, इतना ऐसा तो फालतू में। तो यह ध्यान रखना कि अगर तुम चार्ज पे सीधे साइज देख रहे हो तो उससे पहले अश्योर कर लेना कि भाई वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। अब देखो, सबके सब 10 इलेक्ट्रॉन वाले आइटम आयंस हैं, तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा है, वो उतना छोटा हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, साइज छोटा, फिर हम पॉजिटिव चार्ज के ऑर्डर में बढ़ते चले जाएंगे आगे। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज घटेगा साइज बढ़ेगा। तो साइज और पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली काम करते हैं। आफ्टर दैट जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगा। तो हमेशा हम सबसे ज्यादा पॉजिटिव से सबसे ज्यादा नेगेटिव, ये साइज का ऑर्डर देखते हैं फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज साइज का ऑर्डर हम ये देखते हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव से सबसे ज्यादा नेगेटिव की तरफ। और अगर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे बच्चों, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज से। जैसे क्वेश्चन देखिए, वैन डर वाल एंड कोवेलेंट रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एटम। जरा देखो, बस ये समझाने के लिए, ये दो फ्लोरीन बॉन्डेड है, बॉन्डेड वाली डिस्टेंस का आधा कोवेलेंट रेडियस। ये दोनों एटम बॉन्डेड नहीं, जो बॉन्डेड है वो ओवरलैप्ड है, इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, तो बॉन्ड वाली रेडियस का आधा वैन डर वाल। जब बॉन्ड बनाया उसका आधा करोगे कोवेलेंट रेडियस, जब बॉन्ड नहीं बनाया उसका आधा करोगे वैन डर वाल रेडियस। तो फटाफट देख लो कोवेलेंट रेडियस कितनी आ गई, 144 का आधा 72। वैन डर वाल रेडियस कितनी आ गई, 294 का आधा, 294 का आधा 147 पिकोमीटर। तो कोवेलेंट इज 7, वैन डर वाल 147, कोवेलेंट 72, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां से बस एक बात को नोटिस जरूर कर लो, सेम एटम के लिए भी कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उसकी कोवेलेंट और वैन डर वाल रेडियस में। कोवेलेंट रेडियस जस्ट लगभग आधी है वैन डर वाल रेडियस से। तो कभी भी अगर तुम एक ही एटम के लिए एक ही शेल में वैन डर वाल और कोवेलेंट को साथ साथ देख रहे हो तो वैन डर वाल रेडियस हमेशा बड़ी होती है। इसीलिए नोबल गैसेस का साइज काफी ज्यादा बड़ा बताया जाता है अपने अपने पीरियड में। नोबल गैस के लिए हम कोई और रेडियस बता ही नहीं सकते, तो नोबल गैस के लिए आती है वैन डर वाल रेडियस, इसलिए वो काफी बड़ी बताई जाती है, इसलिए वो काफी बड़ी बताई जाती है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, किसका साइज सबसे छोटा है, फटाफट देखेंगे, सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सीधे सीधे चार्ज पे कंपेयर कर लेंगे, पॉजिटिव चार्ज जिस पे ज्यादा उसका साइज छोटा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे तो आंख बंद करके अगर देख पाओ तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो हम सीधे सीधे किस पे कंपेयर कर लेंगे, सीधे सीधे चार्ज पे कंपेयर कर लेंगे उसका साइज। अब बच्चों देखते हैं एटॉमिक साइज का ट्रेंड। अगर ट्रेंड में देखा जाए तो ट्रेंड में बहुत सिंपल सी बात है, हम दो ही डायरेक्शन देखते हैं, पीरियड में लेफ्ट से राइट और ग्रुप में टॉप से डाउन। तो अगर एक पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं और एक ग्रुप में टॉप से डाउन जाते हैं, तो देखो जनरल बात क्या कहती है, जनरल बात कि पीरियड में लेफ्ट साइड जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और नंबर ऑफ शेल्स नहीं बदलेंगे। एक ही पीरियड में हम एक ही शेल को भरते हैं, जैसे हम अगली शेल को बढ़ने लगते हैं तब वैसे अगले पीरियड में आ जाते हैं। ग्रुप में जाओगे नीचे तो जनरल बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा और ग्रुप में जाने पे शेल्स बढ़ेंगी। तो ये तो अकेले ही बता देगा कि अगर शेल बढ़ेंगी तो इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। शेल बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन दूर होगा, प्रोटॉन भी बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर शेल उतनी है, फोर्स बढ़ गया तो उनको अंदर खींच लेंगे, सबको सारी शेल्स अंदर आ जाएंगे, तो एटॉमिक साइज थोड़ा सा क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अलोंग द पीरियड नॉर्मल ट्रेंड कहता है साइज घटेगा, डाउन द ग्रुप नॉर्मल ट्रेंड कहता है साइज बढ़ेगा। हमेशा पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 1 का ट्रेंड जरूरी है देखना। पीरियड नंबर 2 में अगर देखोगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
नियॉन। तो पीरियड नंबर 2 में लेफ्ट से राइट अगर हम जाएंगे तो साइज घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, यहां तक आने के बाद साइज घटेगा। यानी सबसे ज्यादा ध्यान देना कोवेलेंट रेडियस अल्कली मेटल्स की है, सबसे कम कोवेलेंट रेडियस हैलोजन्स की है। सबसे ज्यादा अल्कली मेटल की कोवेलेंट रेडियस अपने पीरियड में और कोवेलेंट रेडियस की स्मॉल वैल्यू हैलोजन्स के लिए आती है अपने पीरियड में। नोबल गैस का साइज सबसे आगे दिखाते हैं क्योंकि नोबल गैस के लिए हम जो रेडियस कैलकुलेट करें वो है वैन डर वाल रेडियस और बाकी सारे एलिमेंट के लिए हम जो रेडियस कैलकुलेट करें वो है कोवेलेंट रेडियस। एंड दैट्स व्हाई ये कहा जाने लगा कि किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका है, उस पीरियड की नोबल गैस का। किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका है, उस पीरियड की नोबल गैस का। सबसे बड़ी कोवेलेंट रेडियस किसकी है, उस पीरियड के अल्कली मेटल्स की। साइज कहा जाए तो नोबल गैस, बट साइज में अगर कोवेलेंट साइज कहा जाए तो फिर नोबल गैस को हटा के अल्कली मेटल बोला जाएगा। नोबल गैस को हटा के अल्कली मेटल बोला जाएगा। अगेन एक चीज आती है जिसको बोलते हैं लैंथेनॉइड और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, जो ग्रुप नंबर 13 में सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है कि फॉर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इससे पहले मैं तुम्हें एनसीईआरटी का भी एक पेज समझाता हूं। अब देखो एनसीईआरटी में क्या क्या बातें तुम्हें पढ़नी है वो यहां से समझते चलोगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इनऑर्गेनिक में अंदर जाते जाएंगे तुम्हें एनसीईआरटी के और ज्यादा पेजेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सिर्फ उतना भी पढ़ के जाते हो, पूरी एनसीईआरटी नहीं भी रखते हो, तुम्हारा काम चलेगा आराम से, बहुत आराम से। एनसीईआरटी में साइज का एक ग्राफ बना है कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, बट उसमें अगर तुम देखोगे तो पोटेशियम के बाद एक हल्का सा बेंट आया है कि पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम साइज में तेजी से बदलाव हुआ, देन साइज में बदलाव कम हुआ। क्यों? क्योंकि यहां के बाद डी सबशेल आने लगती है, यहां के बाद डी सबशेल आने लगती है। और क्या होता है डी सबशेल के आने से? एस सबशेल स्फेरिकल है, पी सबशेल डंबल है, डी सबशेल डबल डंबल, डी सबशेल डबल डंबल और एफ सबशेल तो ट्रिपल डंबल और खतरनाक। तो अगर यहीं से देखें एस पी डी, तो एस वो है जो हर तरफ से घेर रहा है, मतलब लगातार हर तरफ से न्यूक्लियस को घेर रहा है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लिया, भागने का कोई स्कोप नहीं। न्यूक्लियस कहीं से भी फोर्स लगाना चाहे फोर्स को रोका जाएगा। तो सबसे बढ़िया शील्डिंग एस सबशेल देता है। सबसे बढ़िया शील्डिंग कौन देता है? एस सबशेल। इसने चारों तरफ से घेर रखा है। पी सबशेल ने दो तरफ से घेर रखा है, तो इधर इधर से थोड़ा सा आजाद है, तो इसकी वॉल का ऐसा कह सकते थोड़ी सी डिफ्यूज हो गई, थोड़ी सी फैल गई। तो पी सबशेल की शील्डिंग कम, डी की कम, एफ की और कम। तो डी और एफ जो है वो माने जाते हैं कि वो उतने अच्छे साजिशकार नहीं है, वो उतने अच्छे शील्डर नहीं है, वो उतनी अच्छी वॉल नहीं बना पाएंगे जितनी अच्छी वॉल एस और पी सबशेल बनाते हैं, जितनी अच्छी वॉल एस और पी सबशेल बनाते हैं। तो अगर हम यहां पे देखें ग्रुप नंबर 13 को, ग्रुप नंबर 13 को, तो गैलियम के कॉन्फ़िगरेशन में डी सबशेल आनी शुरू हो जाती है। गैलियम आता है जिंक के बाद, डी ब्लॉक बन गया तो कॉन्फ़िगरेशन में डी सबशेल आनी शुरू हो जाएगी। गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आखिरी में मिलेगा 4s2 3d10 4p1 और थैलियम जैसे एटम में एफ सबशेल आनी शुरू हो जाती है। 6th पीरियड में एफ लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं। तो अगर यहां पे देखा जाए डी सबशेल की पुअर शील्डिंग होगी, वॉल अच्छे से नहीं बनेगी, तो वॉल अगर अच्छे से नहीं बनी तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो वॉल अगर अच्छे से नहीं बनी तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा तो देखो क्या होगा। पहली चीज साइज, अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली अंदर खींचेगा तो साइज घटा देता है, तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, जो अभी आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, जो आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, जो आगे पढ़ेंगे। और इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा, ये भी अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमने साइज को समझा है। तो ओवरऑल इस बात को समझो
कि इन्हीं सारी चीजों में जो भी हम ये बातें पढ़ेंगे इन सबकी वजह हमेशा सेम होगी। तो जहां जहां हम ये वाला इफेक्ट देखेंगे वहां वहां बाकी इफेक्ट भी देखा जाएगा। तो इसको अगर डी सबशेल की वजह से साइज घट जाता है तो साइज के घटने को कहते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और अगर एफ सबशेल यानी लैंथेनॉइड्स के आने के बाद साइज घटता है तो उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम साइज में दो टाइप के कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू से अगर साइज घट रहा है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग बाय एफ सबशेल देन इट इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू से साइज घट रहा है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग बाय डी सबशेल देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमें कहां मिलेगा? जब सडनली देखो अगर एल्यूमिनियम में भी डी होती, दोनों में सिमिलर बात होती तो दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। जैसे गैलियम इंडियम में ऐसा कुछ नहीं क्योंकि दोनों में सेम चीज है। तो ये हमें इफेक्ट तभी देखने को मिले जब एक में हो एक में ना हो, एक में वो चीज हो और एक में ना हो, तब हमें ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे एल्यूमिनियम में नहीं थी, गैलियम में आ गई। तो साइज का जो एक्चुअल ऑर्डर है वो ये है कि बोरॉन से एल्यूमिनियम जाने पे साइज बढ़ा, दैट इज करेक्ट। बट एल्यूमिनियम गैलियम में साइज उतना नहीं बढ़ पाया। एल्यूमिनियम गैलियम में लगभग साइज क्या है, सेम है। और एक्चुअली मैं बोलूं तो गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा है। गैलियम का साइज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एल्यूमिनियम से छोटा है। गैलियम के बाद इंडियम में फिर से साइज बढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि गैलियम में भी डी है, इंडियम में भी डी है। लेकिन थैलियम और इंडियम का साइज भी अगेन क्या हो गया, यहां से यहां शेल बढ़ रही है तो साइज बढ़ाना चाह रहा है, कॉन्ट्रैक्शन साइज घटाना चाह रहा है। दो अपोजिट फैक्टर काम करे तो ऑब्वियसली उतना तो नहीं बढ़ पाएगा जितना बढ़ना चाहिए। तो इंडियम थैलियम का साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर एक्चुअल बात की जाए तो इंडियम थैलियम में थैलियम बड़ा है। और यही कॉन्ट्रैक्शन हमें, यही इफेक्ट हमें पूरे के पूरे ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 5 के एलिमेंट्स में मिलता है। ग्रुप नंबर 3 लैंथेनॉइड्स के आने के बाद कि पीरियड 5 के एलिमेंट का साइज लगभग सिमिलर होता है पीरियड 6 के एलिमेंट के साइज से ग्रुप 4 ऑनवर्ड्स, क्योंकि लैंथेनॉइड्स ग्रुप नंबर 3 में ही तो आते हैं। तो ग्रुप नंबर 3 लैंथेनॉइड्स के आने के बाद ही एफ सबशेल भरी जाएंगी, और जब एफ सबशेल भरी जाएंगी तभी एफ की शील्डिंग की बात होगी, तभी एफ की शील्डिंग की बात होगी। जैसे देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोवेलेंट रेडियस है वो इस रेंज में वेरी करती है फ्लोरीन और आयोडीन की, लेकिन जो नोबल गैस की रेडियस है वो इस रेंज में वेरी करती है। इतना ज्यादा अंतर क्यों, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो नोबल गैस में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नोबल गैस के केस में देखो, नोबल गैस के लिए पूछा गया, नोबल गैस के केस में कौन सी रेडियस कंसीडर की गई, वैन डर वाल रेडियस कंसीडर की गई, जिसकी वजह से नोबल गैस और बाकी एटम के साइज में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट अंतर दिखता है, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट अंतर दिखता है। अब बच्चों ध्यान देना, कुछ बातें बता रहा हूं। जैसे अगर तुमसे कहा जाए साइज कंपेयर करना है, ठीक है, साइज कंपेयर करना है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें या तो अलोंग द पीरियड कहा जाता है या अलोंग द ग्रुप कहा जाता है। पीरियड में जाने पे साइज डिक्रीज करता है, ग्रुप में जाने पे साइज इंक्रीज करता है। बट कभी कभी मिक्स्ड दिया जाए, कभी मिक्स्ड ऑर्डर दिया जाए तो जिसमें ज्यादा शेल है, 99%, नॉट ऑलवेज 100, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन 99% में ऐसा है कि जिसमें ज्यादा शेल्स हैं उसका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा है जिसमें कम शेल्स हैं। समझ पाए कि अगर तुम एक पीरियड में कंपेयर कर लो फिर ग्रुप वाइज उन्हें अरेंज कर लो, पहले पीरियड में कंपेयर कर लो फिर उनको ग्रुप वाइज अरेंज कर लो। मतलब मान लो एक फोर्थ पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, तो फोर्थ पीरियड वाले का साइज बड़ा होगा थर्ड पीरियड वाले से। डाउन द ग्रुप जा रहे शेल बढ़ेंगी, साइज बढ़ेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फोर्थ पीरियड वाले का साइज बड़ा होगा थर्ड पीरियड वाले से। अब आता है बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी पे तुम्हें क्वेश्चन मिलने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि पहली चीज ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा एंडोथर्मिक। तो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से। बोर मॉडल की बात करें,
अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो n बराबर 1 से n बराबर इनफाइनाइट। कोई और मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो भी ग्राउंड स्टेट है उससे उसे बाहर निकालना। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने को आयोनाइजेशन, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालना सेपरेशन, और एक जगह से दूसरी जगह एक्साइटेशन। तो जो वहां पे डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन यहां पे भी। सपोज वी हैव अ गैसियस एटम, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक ही निकालना है, तो यहां पे जो भी एनर्जी होगी उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2 पॉजिटिव आ गया। तो देखो, या तो इसको पॉजिटिव वाले के लिए, इस कैटायन के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन, कैटायन बनने के बाद, लेकिन जिस एटम को हम देख रहे हैं उसके लिए सेकेंड आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन जब भी देखा जाता है हमेशा एक एक इलेक्ट्रॉन करके देखा जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन करके देखा जाता है। यानी अगर nth आयोनाइजेशन देख रहे हो, इसका मतलब अगर तुम देखो सेकेंड आयोनाइजेशन देख रहे हो तो पहला हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। थर्ड आयोनाइजेशन देख रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। 10th आयोनाइजेशन देख रहे हो तो 9 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। यानी अगर तुम nth आयोनाइजेशन देख रहे हो तो n-1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके हैं। n-1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके हैं इतने चार्ज पर। सपोज तुमसे कहा जाए एल्यूमिनियम की सेकेंड आयोनाइजेशन बताओ, एल्यूमिनियम की सेकेंड, तो एल्यूमिनियम को मत सोचो, एल्यूमिनियम प्लस को सोचोगे, एल्यूमिनियम प्लस को। तुमसे कहा जाए आयरन की 4th आयोनाइजेशन बताओ, तो आयरन +3 बना के सोचोगे। आयोनाइजेशन के क्वेश्चन, यही तो कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान रखना। जब भी डी और एफ ब्लॉक के साथ आते हैं, अगर डी और एफ ब्लॉक में आते हैं तो वहां पे तुम्हें हमेशा एक हाफ फिल्ड या एक फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा और नीट में उससे आंसर आ जाएगा कि इसका ज्यादा कर दो। तो जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन देखोगे तुम लोग, तो ये ध्यान रखना कि अगर आयोनाइजेशन के क्वेश्चन डी और एफ ब्लॉक के आते हैं तो सीधा सा काम, तब तुम्हें इतना कुछ करना भी नहीं है। जो भी आयोनाइजेशन पूछेगी उसके अकॉर्डिंग आयन बनाओ, उस आयन में कॉन्फ़िगरेशन देखो, जो भी हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो जिस ऑप्शन में आगे आ रहे हैं वही ऑप्शन है। बाकी तुम्हें पूरा ऑर्डर नहीं याद करना है, पूरा ऑर्डर नहीं याद करना है। जेई वाले बच्चों को याद करना होता है, नीट वालों को नहीं करना होता है। कितना याद करेंगे नीट वाले बेचारे, रटते थोड़ी आएंगे। तो आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? एक गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयोनाइजेशन, दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड आयोनाइजेशन, तीसरा इलेक्ट्रॉन थर्ड आयोनाइजेशन। अगर डी एंड एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आता है तो ऐसे कर लेंगे, एस या पी ब्लॉक से क्वेश्चन आता है तो उसके लिए समझने जा रहे हैं। आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन का रिवर्स है। तो सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। यानी Z के प्रोपोर्शनल, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। इसीलिए पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी का नॉर्मल ट्रेंड बढ़ता, ग्रुप में टॉप से डाउन जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी का नॉर्मल ट्रेंड है कि वो घटेगा, नॉर्मल ट्रेंड है कि वो घटेगा। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा कि जब शील्डिंग पुअर होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाएगी। शील्डिंग पुअर होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाएगी। जब भी तुम्हें आयोनाइजेशन का ट्रेंड देखना है, हमेशा हमेशा अगर आयोनाइजेशन का ट्रेंड देखो तो पहले पीरियड या ग्रुप का ट्रेंड देखो, फिर कॉन्फ़िगरेशन देखो, क्योंकि ये तो पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है कि अगर कहीं पे हाफ फिल्ड, कोई सबशेल हाफ फिल्ड है, कोई सबशेल फुल फिल्ड है, और कहीं पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल होते हैं। हाईली स्टेबल होने का मतलब हाफ फिल्ड सिमेट्री आ जाती है तो बहुत अच्छे से न्यूक्लियस स्टेबलाइज कर लेता है, चीजें अच्छे से सेटल हो जाती हैं, अच्छा अच्छा लगता है उसे देख के। तो उस वजह से
हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड और नोबल गैस, इन सब की आयोनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होते हैं। ध्यान ये रखना, ये परम स्थायी नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट स्टेबल नहीं है कि यही बस है, ऐसा भी नहीं है। तो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड जहां भी आता है वहां पे हम एक स्टेप की जंप कराते हैं। एक स्टेप की जंप का मतलब जहां भी तुम सोच रहे हो, पहले ये नॉर्मल ट्रेंड देखो, नॉर्मल ट्रेंड से जहां भी तुम उससे रखना चाहते हुए सोच रहे थे, उससे एक कदम आगे ले जाओ। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए और बच्चों ने बहुत बार गलत किए हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में 4 ऑप्शन दिए, पूछे किसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड दिखा, जैसे मैं कहूं 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2, इन तीनों में से किसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चे क्या कहते हैं, कुछ नहीं देखते, अच्छा ये देखो फुलफिल्ड है, अच्छा फुलफिल्ड बता रहा है, चलो फुलफिल्ड है तो आंसर हो गया, और यही गलत हो जाता है। एग्जामिनर को भी पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, पेपर बनाने वाले को भी पता है, क्वेश्चन बनाने वाले को भी पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। ये आंसर नहीं है। क्यों? ये कूद के इससे एक कदम आगे आ जाएगा, लेकिन कार्बन से अभी भी पीछे रहेगा, कार्बन से अभी भी पीछे रहेगा। तो ध्यान रखना, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी को थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़ा बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वो कूद के सबसे आगे नहीं आएंगे, वो एक कदम आगे आएंगे। सबसे आगे तभी ले जाना जब तुम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के क्वेश्चन करोगे, सिर्फ तभी, वरना वो एक कदम आगे आएंगे। नोबल गैस सबसे आगे आ जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हम सबसे आगे ले आते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, अगर देखा जाए तो कभी भी एक ही एलिमेंट के लिए अगर बात करेंगे, इसको आयोनिक रेडियस से सोच सकते हो, कैटायन, न्यूट्रल, एनायन। तो कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, निकालना मुश्किल होगा, तो कैटायन की आयोनाइजेशन ज्यादा होती है। और इसीलिए देखो, जब भी हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता गया तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। तो ये बात हर एक बात पे भारी है, कैसा भी एलिमेंट हो, कुछ भी हो, इस बात को अगर देख रहे हो तो बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर इसको देख रहे हो तो बाकी कुछ मत देखो, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड नोबल गैस कुछ मत देखो। अगर एक ही एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं, सपोज मैं नोबल गैस की बात कर लेता हूं, नियॉन की पहली आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा, दूसरी वाली पहली से ज्यादा डेफिनेटली, तीसरी वाली दूसरी और पहली दोनों से ज्यादा, भले नोबल गैस बन जाए। तो अगर एक ही एलिमेंट के लिए देखा जा रहा है तो फिर नोबल गैस, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है, सिर्फ ये देखना है। और अगर कहीं पे अचानक से चेंज आ गया, कहीं पे अचानक से चेंज आ गया, तो वो दिखाता है कि एटम में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आया। चेंज आने से जस्ट पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं कहूं कि आयोनाइजेशन 2 और आयोनाइजेशन 3 में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर को देखो, एंटर लिख रहे हैं, क्या हो गया जमाने में, बहुत ज्यादा अंतर है। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब तीसरे इलेक्ट्रॉन की बारी आई, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन पे वो नोबल गैस बन गया, तीसरे इलेक्ट्रॉन पे नोबल गैस बन चुका है। तो नोबल गैस बनने से पहले कितने इलेक्ट्रॉन निकले वो मायने रखता है। तो अगर सेकंड और थर्ड में बहुत ज्यादा गैप है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। कितने होंगे? 2। अगर मैं कहूं छठी और सातवीं में गैप बहुत ज्यादा है, तो यानी छठे के बाद वो नोबल गैस बन गया, जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी अचानक से बहुत बढ़ गई, अचानक से बहुत बढ़ गई, बढ़ तो रही थी, अचानक से बढ़ गई। तो अगर छठे और सातवें में तो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जहां भी सडन जंप आता है, जहां भी सडन जंप आता है, वहां पे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बढ़ गई। जैसे बात की जाए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन और नियॉन। सबसे पहले देखो, हमेशा सबसे पहले नॉर्मल ट्रेंड पे जाओ। नॉर्मल ट्रेंड कहता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी आगे जाने पे बढ़ती। कौन सी? अभी हम कौन सी देख रहे हैं? फर्स्ट। सेकंड भी बढ़ेगी, थर्ड भी बढ़ेगी, सब बढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट को देख रहे हैं। सेकंड को देखते तो मैं सबके ऊपर प्लस चार्ज लगा देता। थर्ड को देखता तो सबके ऊपर 2+, यानी जिस भी आयोनाइजेशन को देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग चार्ज लगा के फिर सोचो। बेरिलियम अभी 2s2 है, बोरॉन नहीं है, नाइट्रोजन अभी 2p3 है, और नियॉन यानी कि ns2np6। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब s में 2 p में 6। s और p अगर दोनों एक साथ फुलफिल्ड है तो इसको बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस नोबल गैस से देखो बेरिलियम आगे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कूद के सबसे आगे, वो बोरॉन कार्बन के बीच में पहुंचा। तो अगर बेरिलियम बोरॉन में पूछेंगे तो बेरिलियम बताओगे फुलफिल्ड, लेकिन बेरिलियम कार्बन में पूछेंगे किसको बताओ? कार्बन, जो फुलफिल्ड नहीं है फिर भी, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड प्रोटॉन भी तो कुछ मायने रखते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन आगे चला गया? नाइट्रोजन एक स्टेप आगे चला गया, नियॉन आगे चला गया। तो जो फाइनल ऑर्डर मिला वो क्या मिला? लिथियम, इसके बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद बेरिलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन की तो बहुत ज्यादा, नोबल गैस की तो बहुत ज्यादा। ये ट्रेंड मिला हमें सेकेंड पीरियड में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। सेकेंड पीरियड में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। अगर हम देखें आयोनाइजेशन एनर्जी में, जैसे ये कहा गया इनमें से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है, सबसे पहले इनको अरेंज करो। ये है थर्ड पीरियड ग्रुप नंबर 14 में, थर्ड पीरियड ग्रुप नंबर 14 में। बी वाला देखो 4 शेल है, ये है ग्रुप नंबर 15, लेकिन फोर्थ पीरियड, यहां पे है बी वाला ऑप्शन। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कॉन्फ़िगरेशन वाले, डायरेक्ट देखने से बेटर है अरेंज कर लो। फिर इधर 3s2 3p1, 3s2 3p1 ये ग्रुप नंबर 13 में है, सी वाला ऑप्शन। और इधर 3s2 3p3 ये ग्रुप नंबर 14 में, ये वाला ऑप्शन। नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है? अलोंग द पीरियड बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप घटेगी। तो नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग डी सबसे आगे है, डी सबसे आगे है। हाफ फिल्ड कौन सा है? डी वाला और बी वाला ही हाफ फिल्ड है, ये कूद के अपने अपने आगे एक स्टेप आगे चले जाएंगे। अभी भी सबसे आगे कौन सा है? डी वाला। तो आंसर कह सकते हो हाँ ये आंसर है, लेकिन सिर्फ इसको देख के आंसर कहोगे तो कभी सही कभी गलत। सिर्फ इसको देख के आंसर नहीं कहेंगे, सिर्फ इसको देख के आंसर नहीं कहा जाएगा। जैसे यहां देखो लोवेस्ट आयोनाइजेशन, लोवेस्ट अगेन कैसे देखेंगे? अगेन यहां पे हम कैसे देखेंगे? इनको अरेंज करेंगे। ये सेकंड पीरियड ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है। पोजीशन कैसे निकालने? पी में आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक, पी में 12 ऐड कर देते हैं। 3s1 थर्ड पीरियड ग्रुप नंबर 1 का एटम। 1s2 2s2 2p6 नोबल गैस डेफिनेटली सबसे ज्यादा ही में आएगी, कम में तो नहीं आएगी। और 2p5 फ्लोरीन या ग्रुप नंबर 17। इधर जाने पे बढ़ेगी, इधर जाने पे घटेगी। तो सबसे कम में कौन दिख रहा है? बी। पूछा भी सबसे कम गया है, बी हो गया। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं क्योंकि बच्चा जल्दबाजी में गलत करता है। इन कॉन्फ़िगरेशन को हमेशा इनकी पोजीशन वाइज अरेंज करो। पोजीशन कैसे निकालते हैं? आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में तो उतना ही ग्रुप नंबर, डी ब्लॉक में तो 2 ऐड कर देते हो, पी ब्लॉक में तो 12 ऐड करते हैं। तो पोजीशन में अरेंज करो, देन यहां पे तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा एटम ज्यादा है, कौन सा एटम कम है। जो हाफ फिल्ड है उसे एक स्टेप आगे भेज दो। बी ना होता तो भी सबसे कम कौन होता है? ए। सबसे कम इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन में सेकंड लोवेस्ट ए वाला है, जबकि हाफ फिल्ड है। फिर भी देखो सेकंड लोवेस्ट है, इससे कम है। क्यों? क्योंकि कूद के आगे गया, आगे जाएगा तो ग्रुप नंबर 16 से आगे निकल जाएगा, 17 से आगे नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखना है बच्चों, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। अगली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कहने को तो इनमें बहुत सारी बातें, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। ये आयोनाइजेशन का उल्टा है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ऐड करने की उस टेंडेंसी को कितनी आसानी से ऐड करेगा, दैट इज एफिनिटी।
और उस ऐड या एब्जॉर्ब करने में कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी, दैट इज योर एंथैल्पी। तो समझना, एफिनिटी का मतलब कितनी आसानी से ऐड करेगा, और जितनी आसानी से ऐड करेगा एंथैल्पी उतनी नेगेटिव होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होगी। तो जब भी हम एंथैल्पी के ऑर्डर की बात करते हैं तो एफिनिटी के ऑर्डर को रिवर्स करते हैं, एफिनिटी के ऑर्डर को रिवर्स करते हैं। पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, नॉर्मली ग्रुप में अगर टॉप से डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। अगली बात ये, नोबल गैस हाफ फिल्ड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहिए, वही सारी बातें देखी जाती है। बेटर ये है, बेटर ये तुम एक तो इसको समझ लो कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को देखें तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी। तो यानी जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता जाऊंगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता जाऊंगा, माइनस चार्ज आता जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करता जाऊंगा अगली एफिनिटी कम होती जाएगी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा एफिनिटी उतनी कम होगी। समझ पाए? लेफ्ट टू राइट जाने पे एफिनिटी बढ़ेगी, टॉप टू डाउन आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कितनी आसानी से गेन कर लेगा, जितनी आसानी से गेन करेगा उतना एक्सोथर्मिक, उतना एक्सोथर्मिक, और जितनी आसानी से गेन नहीं करेगा उतना एंडोथर्मिक, उतना एंडोथर्मिक। अब देखो क्या क्या बातें तुम्हें याद रखनी है। सबसे पहले ग्रुप 17 में याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो यही है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप एफिनिटी डिक्रीज करनी चाहिए, बट क्लोरीन है जिसकी एफिनिटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, होनी चाहिए थी फ्लोरीन की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, छोटे साइज में जब इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो उसे ज्यादा रिपल्शन मिला, छोटे साइज में जब इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो उसे रिपल्शन ज्यादा मिला। सेम ऐसा ही ऑलमोस्ट पूरी पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में खासकर से, यानी ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक ऐसा देखा जा गया कि जो पीरियड 3 वाले थे उनकी एफिनिटी पीरियड 2 वाले से ज्यादा थी। यानी बोरॉन एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम की, कार्बन सिलिकॉन में सिलिकॉन की, नाइट्रोजन फास्फोरस में फास्फोरस की, ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर की, और फ्लोरीन क्लोरीन में तो हम देख ही रहे हैं क्लोरीन की। तो ये 17 वाला बहुत ज्यादा पूछा था इसलिए अलग से लिखा, वरना इसी में सब कवर होता है। अगली बात क्या याद रखनी है कि किसी भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप 17 का एलिमेंट ले लो, ऊपर वाला नीचे वाला कोई भी, उसकी एफिनिटी हमेशा ज्यादा है ग्रुप 16 के एलिमेंट से, ग्रुप 16 के एलिमेंट से। ठीक है? एफिनिटी के लिए बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं, बहुत ज्यादा बातें देखी जाती है, इसलिए सीधे सीधे ये याद कर ले तो ज्यादा आसान पड़ती चीजें। इसलिए मैं बता रहा हूं, अभी भी यही कह रहा हूं, ये याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एफिनिटी का मतलब तो हमने समझ ही लिया है कि एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। अगर और देखा जाए तो किसी भी एलिमेंट में अगर हम बोले पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना हमेशा आसान होगा। पॉजिटिव के लिए यानी कैटायन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। एनायन की बात करें, एनायन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो दूसरे निकालने में तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी, चाहे कितना भी फेवरेबल बात हो जाए, बट एक बार अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो अगली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, यानी अगली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा बढ़ेगी, हमेशा एंडोथर्मिक। और अगर न्यूट्रल है मेटल के लिए, क्योंकि मेटल को गेन कराना मुश्किल होगा, तो मेटल के लिए मोस्टली, हमेशा तो नहीं लेकिन मोस्टली क्या होगी, एंडोथर्मिक। और नॉन मेटल के लिए
मोस्टली क्या होगी, एक्सोथर्मिक। तो क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूछे जाते कि किसका एक्सोथर्मिक है किसका एंडोथर्मिक है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल कर देता है, तो नाइट्रोजन का भी कैसा होता है, एंडोथर्मिक। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होगी, किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और गेन एंथैल्पी को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम ये सारे रिजल्ट याद रखते हैं जो मेन सबसे कॉमन रिजल्ट देखे जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। ये बात समझना कि एफिनिटी और एंथैल्पी अपोजिट है, यानी जैसे सपोज एफिनिटी का ऑर्डर ये है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर जस्ट रिवर्स करो। जैसे एफिनिटी में हम क्या समझे कि क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, फ्लोरीन की ब्रोमीन से, ब्रोमीन की आयोडीन से। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी फ्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन से, पूरे हेलोजन में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसकी है, क्लोरीन की। सबसे कम या ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा निगेटिव। नॉन मेटल है ना, एक्सोथर्मिक होगा यानी निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए बच्चों थोड़ा ध्यान रखेंगे, कुछ कॉमन फैक्ट है उनको ध्यान रखेंगे, उससे ही हमारे आंसर निकलेंगे, उससे ही हमारे आंसर निकलेंगे। अभी समझा जाएगा। अब अगली प्रॉपर्टी समझेंगे पहले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर दो एटम हैं जिन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, क्या बनाया है, देखो तुम रास्ते पे जा रहे थे, 10,000 रुपए गिरे थे, तुमने उठा के जेब में रख लिए, रात का टाइम था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आइसोलेटेड गैसियस एटम था, अकेले इलेक्ट्रॉन था, हमला किया, उसे उठा के ले आया, किसी को पता भी नहीं चला कि इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, कोई कंप्लेन नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन तुम दिन के समय जा रहे थे, 10,000 रुपए गिरे मिले, भीड़ भाड़ मार्केट के अंदर, सबकी नजर है उसके ऊपर, सब छीना झपटी करना चाहते हैं, तो कौन जीतेगा, जो मेरी तरह हट्टा कट्टा स्ट्रांग होगा, है ना, वही तो जीतेगा जो स्ट्रांग इंसान होगा। तो मैं अगर वहां पहुंच गया, जाके उठा लूंगा, किसी को आने भी नहीं दूंगा, धक्का देकर हटा देंगे। तो ये चीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंपटीशन है, ये रियल वर्ल्ड है। एक सीट है, एक बच्चा है, वो जाके उस सीट पे बैठ जाएगा, उसका एडमिशन हो गया, कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। सीट है 10,000, बच्चे हैं 1,00,000, अब है कंपटीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना यूजफुल टर्म नहीं है जितना यूजफुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना यूजफुल नहीं है जितना यूजफुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बना, दो एटम, दोनों के अंदर लालच है इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने का, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, सिर्फ और सिर्फ टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सपोज दो एटम है ए और बी, एंड बी ज्यादा लालची एटम है, बी ठहरा लालची एटम। तो बी अगर लालची एटम है तो ए के पास से इलेक्ट्रॉन उतने नहीं रहेंगे जितना बी अपने पास खींच लेगा। तो बी के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी मिलने वाली है वो ज्यादा मिलने वाली है, और बी के पास से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी मिलेगी वो कम मिलेगी। यानी अब इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, इसके ऊपर आ गया थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई, यहां पे एक डाइपोल मोमेंट भी आएगा, इसको बोलते हैं प्लस माइनस से जो डाइपोल बना वो देगा डाइपोल मोमेंट। तो जिस भी बॉन्ड में अलग अलग एटम लगे होंगे उनके लालच में अंतर होगा, एक ज्यादा लालची होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से एक एटम पे पार्शियल पॉजिटिव, एक एटम पे पार्शियल नेगेटिव। तो जब तक कोवेलेंट बॉन्ड आइडेंटिकल एटम के बीच में ना बना हो तब तक कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर नहीं हो सकता है, हमेशा ही वो कोवेलेंट बॉन्ड पोलर होगा। कैसा होगा, पोलर होगा।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए भी वही ट्रेंड है, आगे जाने पे बढ़ती है, नीचे आने पे घटती है। अगर हम डायरेक्टली ऐसे याद रखें तो ज्यादा बेटर है। फोन पे नकल बाहर इश्क पहलवान, फोन पे नकल बाहर इश्क पहलवान। इसी से तो हमने वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन में अभी ऑक्सीडेशन नंबर सीख के आए हैं, सीख के आए हो ना, पक्की बात। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, मैं हमेशा पिछले लेक्चर की कुछ बातें हो सकता है कहीं ना कहीं अप्लाई करूं, तो अब इतना समय तो नहीं कि वो चीज दोबारा से पढ़ाऊंगा, तो इसलिए हर लेक्चर को कॉन्टिन्यूएशन में देखो। ऐसा मत करना कि अरे चलो आज पी ब्लॉक में वीक है तो पी ब्लॉक पढ़ लेता हूं, मैं पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग छोड़ दूं, क्योंकि हो सकता है पी ब्लॉक के कुछ फैक्ट यहीं पे कवर हो जाए, वो दोबारा वहां पे ना समझाया जाए, उनको यूज कर लिया जाए, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पहला एप्लीकेशन आता है कि बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर आ गया। क्यों? कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब 50-50 शेयरिंग। अब चार्जेस आ गए नहीं आ गए, चार्जेस का मतलब आयोनिक। तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी, बॉन्ड पूरी तरह से कोवेलेंट नहीं रह पाएगा, वो पार्शियली कोवेलेंट होगा और पार्शियली आयोनिक होगा। और आयोनिक हो क्यों है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकेला कुछ नहीं है, डिफरेंस। तो आयोनिक कैरेक्टर के लिए एक फॉर्मूला आता है कि अगर हम परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर देखें तो आई थिंक इतनी बात तो ऑब्वियस होगी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, यानी बी जितना ज्यादा पावरफुल होगा ए के कंपैरिजन में, उतना खींचेगा, उतना चार्ज आएगा, जितना चार्ज उतना आयोनिक कैरेक्टर, जितना चार्ज उतना आयोनिक कैरेक्टर। तो इसका एक फॉर्मूला है 16 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्क्वायर। फॉर्मूला तुम्हारे उतने काम का नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्केल नीट के सिलेबस में नहीं है। तुम्हारे काम का क्या है? तुम्हारे काम का ये बात समझना कि आयोनिक कैरेक्टर आया क्यों। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन 50-50 होते। अब जो भी अलग गया वो आयोनिक, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, वो आयोनिक बॉन्ड के कैरेक्टर में गया, वो चार्ज लेके आ रहा है, वो आयंस में बदल रहा है। अगर बी मान लो इनफाइनाइट पावरफुल हो गया तो बी सारे इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, बी का नेगेटिव ए पॉजिटिव बन जाएगा, आयंस बन गए पूरी तरह से। तो आयोनिक कैरेक्टर 100% आ जाएगा अगर बी इनफाइनाइटली पावरफुल है। तो जो भी इनके बीच में स्ट्रेंथ का अंतर है, जो भी इनके बीच में बल का अंतर है, जो भी इनके बीच में इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी का अंतर है, वो बॉन्ड को बना दे रहा है आयोनिक, वो बॉन्ड को बना दे रहा है आयोनिक। और इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं, ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। खासकर से ब्लॉक केमिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन यही होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। क्योंकि जो ऑक्साइड होते हैं वो या तो पानी में डिसॉल्व करके बेस देते हैं, या ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होके पानी को ऐड करके एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि ऑक्साइड मेटल का है, नॉन मेटल का है। ऑक्साइड मेटल का है या नॉन मेटल का। देखना, इधर देखना, मान लो एक ऑक्साइड है E2ON। कैसा ऑक्साइड है? E2ON, जिसमें E और O बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? E और O। इसको पानी में मिलाया, इसको पानी में मिलाया, तो पानी में मिलाने पे सारे ऑक्साइड हमेशा कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोक्साइड। किस में कन्वर्ट हुआ? हाइड्रोक्साइड में। यहां से बच्चों लोग हमारे सामने दो खेल है, यहां से दो खेल है कि अगर वो हाइड्रोक्साइड में O को आयोनाइज कर दे, O को आयोनाइज कर दे तो E+OH- यानी वो ऑक्साइड पानी में जाके OH- बढ़ाएगा, पानी को बना देगा बेसिक। और वही अगर O और H को आयोनाइज कर दे तो EO-H+, ये पानी में जाके पानी को बना देगा एसिडिक। पानी में जाके पानी को क्या बना देगा? एसिडिक। तो जरा समझना बात को, इससे समझेंगे फिर फैक्ट याद रखेंगे। आयोनाइज का मतलब आयोनिक कैरेक्टर,
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये बॉन्ड अगर ज्यादा आयोनिक होगा तो ये पहले आयोनाइज हो जाएगा? पानी में जाके आयोनिक बॉन्ड ही तो टूटेगा, कोवेलेंट बॉन्ड तो आयोनाइज हो नहीं जाएगा। तो अगर इस बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो ये बॉन्ड हमारा ज्यादा जल्दी आयोनाइज होगा, और इस बॉन्ड में अगर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो ये बॉन्ड जल्दी आयोनाइज होगा। हाँ या ना? इसी से सोचो, अगर ये बॉन्ड ज्यादा आयोनिक है तो ये कम आयोनिक है, यानी ये बॉन्ड कैसा है? ज्यादा कोवेलेंट, ज्यादा कोवेलेंट। मैं इस बॉन्ड पे क्यों आया? क्योंकि ओरिजिनली हमारे पास यही वाला बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड तो बाद में आया, O और H का बॉन्ड तो बाद में आया। तो हम जो भी स्टेटमेंट बनाएंगे वो E और O बॉन्ड के लिए बनाएंगे। जो भी स्टेटमेंट बनाएंगे किसके लिए बनाएंगे? E और O बॉन्ड के लिए बनाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि जैसे जैसे ऑक्साइड का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि आगे चल के फजान रूल आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा किसका? ऑक्साइड का, यानी एलिमेंट और ऑक्सीजन के बॉन्ड का, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ध्यान दो, जैसे जैसे ईओ बॉन्ड ज्यादा कोवेलेंट होगा, उतना जितना ये कोवेलेंट होगा, ये जितना कहेगा कि चलो तुम ही कर लो, मुझे नहीं करना, ये जितना हटेगा कंपटीशन से उतना आसान होगा H+ देना, उतना आसानी से एसिडिक। तो इसको कंपटीशन से बाहर होना है। दूसरी बात पे आते हैं, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। तो क्या ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे नॉन मेटल बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, तो अगर ये नॉन मेटेलिक होगा, अगर ये नॉन मेटेलिक होगा तो यही बात मिल जाएगी कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा देगा। नॉन मेटल कोवेलेंट, नॉन मेटल आयोनिक। ऑक्सीजन हमें पता है ऑक्सीजन कैसा है? नॉन मेटल। तो अगर ई मेटल होगा तो ऑक्सीजन उसके साथ आयोनिक बॉन्ड बनाना चाहेगा। ई अगर नॉन मेटल है, फास्फोरस सल्फर, तो ऑक्सीजन उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो अगेन जैसे जैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसीलिए देखो, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, मेटल के ऑक्साइड बेसिक। अब समझो नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर दोज व्हिच कैन गेन इलेक्ट्रॉन, राइट? जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी ई की, वैसे वैसे भी ऑक्साइड का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ऑक्साइड का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए यह भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, उतना ज्यादा खींचना चाहेगा, उतना ज्यादा इधर जाएगा। तो अगेन उससे भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये सारी पांचों बातें, 1 2 3 4 5, ये सब आपस में जुड़ी हुई है। मतलब मैं एक बात से दूसरी बात भी कह सकता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बात समझनी जरूरी है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। इसको आगे चल के तुम फजान सूल में भी पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग में फजान सूल में भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। सारी बातें आपस में जुड़ी हैं और ये सारी बातें रिजल्ट में क्या दे रही हैं कि जितना ज्यादा नॉन मेटल उतना ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा मेटल उतना ज्यादा बेसिक। तो अगर मैं पीरियड में बात करूं, आगे जाने पे नॉन मेटेलिक या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है तो आगे जाने पे ऑक्साइड के लिए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक अपने आप घट जाएगा, और नीचे आने पे एसिडिक कैरेक्टर घटेगा तो बेसिक अपने आप बढ़ेगा। किसके लिए? ऑक्साइड के लिए।
अभी हमने किसके लिए समझा है? सिर्फ ऑक्साइड्स के लिए, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड हैलाइड्स। मतलब अभी हमने उस जगह समझा है जहां पे ई पे पॉजिटिव चार्ज आता है, उन जगहों को अभी नहीं समझा है जहां पे ई पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा भी कह सकते हो कि जो हमारे ऑर्डर में देख रहे हो, फोन पे नकल बहारिश के पहलवान, जो हाइड्रोजन से आगे आते हैं वो सब एसिडिक बनाएंगे, जो हाइड्रोजन से पीछे आते हैं वो सब बेसिक बनाएंगे। इधर वाले सब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर वाले सब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि कंपटीशन तो हाइड्रोजन के साथ ही है ना, कंपटीशन तो हाइड्रोजन के साथ ही। तो जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एसिडिक बनाएगा, जो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बेसिक बनाएगा। एक ही बात को बहुत सारे तरीकों से याद कर सकते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड ज्यादातर एसिडिक, मेटल के ऑक्साइड्स ज्यादातर बेसिक। कुछ एम्फोटेरिक होते हैं जो दोनों की तरह काम करते हैं। इसके लिए कोड है जनाबे अली। जनाबे अली गए एक बार मुशायरे में, जनाबे अली ने बेकार मन से, मन बहुत ही खराब था, बेकार मन से गाए सब पंजाबी सॉन्ग। तो जनाबे अली साहब पहुंचे एक बार मुशायरे में, था मुशायरा, वहां पे वो शुरू हो गए बादशाह और हनी सिंह के गाने गाने। तो समझ सकते हो क्या हुआ होगा उनके साथ। जनाबे यानी जिंक, अली यानी एल्यूमिनियम, बेकार यानी बेरिलियम, कार यानी कि क्रोमियम, ध्यान रखना कार का थोड़ा ध्यान रखना, क्रोमियम, मन यानी मैग्नीज, गाय यानी कि गैलियम, सब यानी कि एंटीमनी, पंजाबी यानी कि लेड, सॉन्ग यानी कि टिन, सॉन्ग यानी कि टिन। तो ये सारे मेटल हैं जो खुद भी और इनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, यानी ये एसिड से भी रिएक्शन करेंगे बेस बनके, सॉल्ट बनाएंगे, और बेस से भी रिएक्शन करेंगे एसिड बनके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। जिंक एल्यूमिनियम सबसे कॉमन एग्जांपल है इस एम्फोटेरिक लिस्ट की। तो ये हो गए एम्फोटेरिक। अगर बात करूं न्यूट्रल, अगर बात करूं न्यूट्रल ऑक्साइड, तो न्यूट्रल ऑक्साइड हमारे पास कौन कौन से हैं? गिने चुने, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यही तीन मेटल हैं जिनके ऑक्साइड न्यूट्रल है, यही तीन मेटल हैं जिनके ऑक्साइड न्यूट्रल है। वाटर भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, वाटर साथ ही साथ न्यूट्रल भी होता है क्योंकि उसमें H और OH दोनों क्या है? बराबर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एसिडिक और बेसिक नेचर, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे ब्लॉक केमिस्ट्री में लड़खड़ाते रहोगे। ब्लॉक केमिस्ट्री में ज्यादातर बातें हम इसी से समझते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, ये वैसा है, ये एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो एसिड बेस रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्लॉक केमिस्ट्री का। जैसे ये कहा गया, तो ये कैसा ऑक्साइड बनेगा? ये S ब्लॉक का मेटल है, ग्रुप नंबर 1। इनको तो कहा ही जाता है अल्कली मेटल्स क्योंकि बेसिक होते हैं। तो मेटल है, मेटल है तो कैसा है? बेसिक। मेटल है तो बेसिक। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। तो डाउन द ग्रुप आने पे एसिडिक कैरेक्टर घटता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा इन चारों में से? बेरिलियम। समझ पाए? तो देखो बेरिलियम अभी हमने समझा था, बेरिलियम वास्तविकता में कैसा है? एम्फोटेरिक। वास्तविकता में कैसा है? एम्फोटेरिक। जैसे तुमसे कहा जाए एसिडिक कैरेक्टर बताओ, तो जो एसिडिक है वो तो एसिडिक होगा ही, बट अगर एसिडिक और एम्फो में कंपेयर करना है तो एसिडिक ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका एक्चुअल नेचर ही एसिडिक है, क्योंकि एम्फो में दोनों नेचर है। तो एसिडिक नेचर थोड़ा कम हुआ तभी बेसिक नेचर आया। अगर तुमसे कहा जाए एम्फो और बेसिक में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो एम्फो होगा। एम्फो ज्यादा होगा क्योंकि उसके अंदर दोनों नेचर है, तो वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू बेसिक। तो ये मैं सोच रहा, अगर मैं कह रहा हूं एसिडिक तो अकेला एसिडिक नेचर है, एसिडिक का मतलब एसिडिक नेचर इतना ज्यादा है कि बेसिक नेचर ऐसा दिख रहा है, छोटा सा।
बेसिक और न्यूट्रल में कहा जाए तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बेसिक। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कैल्शियम ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में ज्यादा एसिडिक कौन है? आंसर कैल्शियम ऑक्साइड होगा, जो वास्तविकता में बेसिक है। इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि बेसिक के अंदर तो थोड़ा बहुत गिना चुना एसिडिक कैरेक्टर होगा, न्यूट्रल के अंदर तो एसिडिक कैरेक्टर है ही नहीं। ऐसे ही कभी तुमसे बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करने को कहा जाए तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर सबसे पहले तो बेस में मिलेगा, तो जो एक्चुअली बेसिक है उसको आगे रखोगे, उसके बाद एम्फो, उसके बाद एसिडिक और उसके बाद न्यूट्रल। जैसे ये सारे के सारे मेटल के ऑक्साइड थे, सबसे ज्यादा एसिडिक पूछा, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर घटता है, तो ये वाला जो वास्तविकता में कैसा है? एम्फोटेरिक इज मोर एसिडिक, एम्फोटेरिक इज मोर एसिडिक देन रेस्ट ऑफ द बेसिक ऑक्साइड, देन रेस्ट ऑफ द बेसिक ऑक्साइड। अब अगर बच्चों बात करें इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की, विच इज डायगोनल रिलेशनशिप। कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में लिथियम मैग्नीशियम दिखे तो इनके ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तुम्हें कभी भी क्वेश्चन में बेरिलियम और एल्यूमिनियम दिखे तो इनके ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। और अगर कभी भी क्वेश्चन में बोरॉन और सिलिकॉन दिखे तो इनके ऑर्डर भी आगे पीछे बराबर हो सकते हैं। इनके बीच की जो सिमिलैरिटी है उसको कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप, और ये सिर्फ इन्हीं 3 पेयर में मिलती, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 पेयर में। सिमिलैरिटी का मतलब इनकी प्रॉपर्टीज अपने जैसे, लिथियम की प्रॉपर्टी अपने जैसे ना होके मैग्नीशियम जैसे होगी, रिएक्शन में भी प्रॉपर्टीज में भी। बेरिलियम मैग्नीशियम जैसा ना होके एल्यूमिनियम जैसा बिहेव करेगा, एम्फोटेरिक जैसे। बोरॉन एल्यूमिनियम जैसा बिहेव ना करके सिलिकॉन जैसा बिहेव करेगा, नॉन मेटल, बाकी सब मेटल है। तो जो भी सेकंड पीरियड के पहले 3 एलिमेंट हैं ये अपने से डिफरेंस दिखा के डायगोनली अपोजिट से सिमिलैरिटी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाने पे Z इफेक्टिव बढ़ता है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो इधर से इधर जाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन तीनों के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है। तो जिसके से इनके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स सेम लगेगा, तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाती है। और अगर ये सारी प्रॉपर्टी एक जैसी हो गई तो इनके अंदर हमें सिमिलैरिटी मिल जाती है, इनके अंदर हमें सिमिलैरिटी मिल जाती है। तो सेकंड पीरियड के पहले 3 का थर्ड पीरियड के डायगोनली अपोजिट के साथ सिमिलैरिटी मिलने को कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहा जाता है? डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी होती है। यहां पे कभी कभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी इसमें बहुत सारी चीजें जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे जो जुड़ी हुई है, जैसे हाइड्रेशन के बारे में, लैटिस एनर्जी के बारे में, फजान रूल हो गया, ये सब बातें केमिकल बॉन्डिंग में। तो राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग and then you have to practice lots of question on this. From where you can practice the question? Either by solving previous year question or any book which is having NEET level MCQs. Just that जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नोट्स खुले नहीं होने चाहिए, हेल्प नहीं लेनी। वरना देखो हर बच्चे ने, जितने भी नीट की तैयारी करें, लगभग हर बच्चे ने अपने नीट की जर्नी में लगभग हर चैप्टर के 200 से 250 क्वेश्चन लगाए हैं, फिर भी डाउट है, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। यार अगर मुझे लगता है मैं 200 से 250 क्वेश्चन लगाए होंगे, मैंने अपने जीवन में लगाए होंगे 200 से 250 क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चंस लिख के करना का थोड़ा वैसा लगता है, आलस आ जाता है। तो मैंने जब तैयारी कर रहा था, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहा था मैं सिर्फ एग्जाम्पल देखता था, सोल्यूशन, क्वेश्चन लगाता भी नहीं था, इसीलिए नंबर खराब आते थे। लेकिन अगर तुमने 200 से 250 क्वेश्चन लगाए हैं तो कहीं ना कहीं तो वो क्वेश्चन याद होंगे, समझ में आया होगा कुछ। अगर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका क्या मतलब? इसका सीधा सा मतलब है क्वेश्चन लगाने का तरीका गलत है। इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारा क्वेश्चन लगाने का तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि हेल्प लेके लगाते हो। वो क्वेश्चन लगाए नहीं, वो बस खाना पूर्ति हुई, फॉर्मेलिटी हुई। तो क्वेश्चन लगाते समय नोट्स ओपन नहीं करने। कुछ बच्चों को लग रहा है कि अभी हम छोटा सेशन रखें, सेशन छोटा नहीं है, हम तुम्हारे पर लोड ज्यादा नहीं डालना चाहते। इस टाइम में
जिसने पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत कमी रह गई है, कोई चैप्टर वीक रह गया है, एक क्विक रिवीजन देना चाह रहे हैं ताकि जब अभी हम क्वेश्चन डिस्कशन करके तुम्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंस दिलाएंगे तो तुम्हें पता रहे बेसिक बातें, ऐसा ना हो कि वो चीजें जो मैं बताऊं वो ऊपर से निकल जाए। तो इसलिए हम एक क्विक रिवीजन है ये, उसके बाद क्वेश्चन सेशन में हम और तुम बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। आई होप तुम्हें सब पसंद आया हो। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट।